हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पे। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, क्योंकि इस चैनल पे क्वालिटी कंटेंट जो है प्रोवाइड किया गया है। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन सॉल्व कराऊं तो कमेंट करो और अपने दोस्तों को भी बताओ। अगर आपने बिल्डिंग मटेरियल का लेक्चर नहीं देखा है, आपने बिल्डिंग मटेरियल नहीं पढ़ा है पूरी तरह से, तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में देखिए, वहाँ बिल्डिंग मटेरियल की जो है प्लेलिस्ट होगी और वहाँ से आप पढ़ सकते हो। वहाँ से जब आप पढ़ोगे तो आपके जो जितने भी सारे क्वेश्चन हैं 95% तक जो है क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से आ जाएंगे। उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया गया है, जो एग्जाम में पूछा जाता है और जो पूछा जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। इसके पीछे वाले वीडियो में मैंने स्टोन के जितने भी सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आए थे उसको मैंने करा दिया है। इस वाले वीडियो में हम ब्रिक्स का क्वेश्चन देखेंगे, जो एग्जाम में आए हुए हैं उनको हम इस वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। 156 नंबर क्वेश्चन है, द डायमेंशन फॉर स्पेशल शेप ऑफ क्ले ब्रिक आर गिवन बाई। तो यहाँ पे स्पेशल शेप के लिए डायमेंशन की बात कर रहा है। तो देखिए, जो पहला ऑप्शन है IS 3461 1966। तो 34 1966 में पीवीसी एस्बेस्टस फ्लोर टाइल की बात की गई है। ठीक है, पीवीसी एस्बेस्टस फ्लोर टाइल। तो इस वाले में 3461 1966 में पीवीसी एस्बेस्टस फ्लोर टाइल को बताया गया है। अब आईएस आईएस 6165 1971। तो आईएस 6165 1971 में जो है डायमेंशन की बात की गई है। ठीक है, स्पेशल शेप ऑफ क्ले ब्रिक का जो डायमेंशन है उसको जो है इस वाले कोड में बताया गया है। तो यहाँ पे जो दूसरा वाला है इसमें जो है डायमेंशन का बताया गया है। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये वाला क्वेश्चन जो है आंसर जो है सही हो जाता है। तीसरा वाला का देख लेते हैं, इसका क्या है। तो 3951 IS 3951 1975। तो इसमें जो है हालो हॉलो क्ले टाइल। ठीक है, हालो क्ले टाइल के बताया गया है। हालो क्ले टाइल के लिए ये कोड है, फ्लोर और रूफ में जो यूज होती है उसके लिए। तो 395 में हॉलो क्ले टाइल के बारे में बात की गई है। अगर चौथे वाले ऑप्शन की बात करें तो ये क्या है, चौथा वाला आई एस 1464 1969। तो 1464। तो IS 1464 में जो है रिज एंड सीलिंग टाइल को बताया गया है। तो IS 1464 में रिज और सीलिंग टाइल। ठीक है, तो इसके बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे जो है हमने चारों को देख लिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से जो डायमेंशन की बात कर रहा है वो बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। अब 157 नंबर क्या है, गुड ब्रिक अर्थ शुड कंटेन ऑफ एलुमिना। तो देखिए, गुड ब्रिक अर्थ में जो है एलुमिना की मात्रा वो है 20 से 30% होती है, जबकि सिलिका की मात्रा जो है, सिलिका की मात्रा 50 से 60% होती है। ठीक है, 50 से 60% के बीच में होती है। तो यहाँ पे जो है सही हो जाएगा। यहाँ पे जो है डी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब 158 नंबर क्या कह रहा है, वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर क्लास ए टाइप ऑफ रूफ टाइल।
तो यहाँ पे वाटर एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा है, क्लास ए रूफ टाइल की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रूफ टाइल जो होता है वो दो क्लास का होता है, एक होता है क्लास ए और एक होता है क्लास डबल ए, ठीक है। तो यहाँ पे रूफ टाइल जो है दो क्लास का होता है, क्लास ए और क्लास ए। तो क्लास ए का जो है वाटर एब्जॉर्प्शन जो है 20% होता है, ठीक है। क्लास ए का वाटर एब्जॉर्प्शन 20% और क्लास ए का वाटर एब्जॉर्प्शन 18% होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे क्या क्या दिया है, यहाँ पे 4 9 दिया है, 4 से 9%, तो ये नहीं होगा। 20 से 24% तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि वाटर एब्जॉर्प्शन जो है उसका 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे दिया है 14 से 19% और यहाँ पे दिया है 20 से 29%। तो यहाँ पे जो है सी वाला ऑप्शन जो है इसको हम सही कर देंगे, ठीक है। अब 159 नंबर देखते हैं। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द शेप ऑफ ब्रिक शो इन द गिवन फिगर। तो यहाँ पे जो ब्रिक दिखाया गया है इसके नाम के बारे में बात कर रहा है। तो देखिए इसको हम कैंट ब्रिक बोलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से ये कटा होता, अगर इस तरफ भी यहाँ से ये कट के निकल गया होता तो इसको हम डबल कैंट ब्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डबल कैंट ब्रिक। तो इसको हम डबल कैंट ब्रिक भी बोलते हैं। क्वीन क्लोजर क्या होता है? ऐसे ब्रिक होता है, आप जानते हैं ऐसे ब्रिक होता है। और इसका जो बीच से आधा हिस्सा जो है कटा होता है, ठीक है। ये हिस्सा जो है बाहर निकाल देंगे, तो चौड़ाई के आधे से काट करके इसको बाहर निकाल देंगे तो ये हो जाएगा क्वीन क्लोजर। और किंग क्लोजर क्या होता है? किंग क्लोजर देखिए ये ब्रिक हो गया, ये जो है ब्रिक हो गया, और ये चौड़ाई के आधे हिस्से से और लंबाई के आधे हिस्से को मार्क करके इसको ऐसे मिला देंगे, ऐसे मिला करके, और ये वाला जो हिस्सा है कटा हुआ, ये वाला हिस्सा इसको हम बाहर निकाल देंगे, तो जो बचेगा उसे हम किंग क्लोजर बोलेंगे। और बुल नोज क्या होता है? बुल नोज ऐसे होता है, ऐसे, और ये ऐसे मुड़ा रहता है, ठीक है। तो ये होता है बुल नोज ब्रिक। यहाँ पे ये ऐसे होता है तो ऐसे मुड़ा रहता है, तो ये हो गया हमारा बुल नोज ब्रिक। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से कैंट ब्रिक जो पहला वाला ऑप्शन था इसे हम सही कर देंगे। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें जो है मॉड्यूलर ब्रिक की बात कर रहा है, ठीक है। आईएस भारतीय मानक के अनुसार ईंट का मॉड्यूलर आधार आकार क्या होता है? मॉड्यूलर आकार होता है, ठीक है। तो देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है मॉड्यूलर और एक होता है नॉमिनल साइज, ठीक है। एक होता है मॉड्यूलर और एक होता है नॉमिनल। तो जब मॉड्यूलर की बात करेगा तो जो सिंगल ब्रिक है उसको हम दीवार में लगाने से पहले जो उसका साइज है वो बताएंगे। जब मॉड्यूलर की बात करेगा, नॉर्मल साइज की बात करेगा या मॉड्यूलर की बात करेगा, नॉर्मल साइज कहेगा या मॉड्यूलर की कहेगा, तो जो ब्रिक है, सिंगल ब्रिक है, उसकी जो साइज है वो हम बताएंगे, ठीक है। और अगर नॉमिनल की बात करेगा तो ईंट को हमने दीवार में लगा दिया है और उस टाइम जो उसकी साइज होगी तो हम उसकी बात करेंगे। तो जब नॉमिनल साइज जब हम लेते हैं तो ईंट को हम जब दीवार में लगा देते हैं तो ईंट का जो साइज हम मानते हैं कि जो इसके ऊपर 1 सेंटीमीटर इसकी मोटाई में और चौड़ाई में जो है 1 1 सेंटीमीटर जो है मसाला जो होता है उसको हम ले लेते हैं, ठीक है, दोनों तरफ। तो इसकी जो साइज होती है वो बढ़ जाती है नॉमिनल साइज में, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है मॉड्यूलर की बात कर रहा है तो एक सिंगल ईंट की साइज क्या होती है? 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर सी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगर नॉमिनल की बात करता तो नॉमिनल में जो है हम लेते हैं 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर। तो देखिए 20 किस लिए हो जाता है? क्योंकि देखिए इसकी लंबाई है तो 19 सेंटीमीटर है, तो 0.5 सेंटीमीटर इधर और 0.5 सेंटीमीटर इधर, दोनों तरफ जो है मसाले की मोटाई को हम कवर कर लेते हैं।
और इसकी मोटाई 9 सेंटीमीटर है, तो इसको हम 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो इसके ऊपर 0.5 सेंटीमीटर और इसके नीचे 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ठीक इसी तरह से इसकी चौड़ाई भी। तो यहाँ पे इसकी नॉमिनल साइज हो जाती है 20 × 10 × 10। 161 नंबर क्या है? नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मैसनरी। तो 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक मैसनरी में कितने नंबर जो है ईंट चाहिए? तो देखिए 1 क्यूबिक मीटर, ठीक है ना, 1 मीटर क्यूब में कितने नंबर ऑफ ईंट चाहिए? तो यहाँ पे मैसनरी करेंगे तो हम वहाँ पे चिनाई करेंगे, तो वहाँ पे मसाला भी लगेगा। तो 1 मीटर क्यूब को हम क्या करते हैं कि हम बदल देते हैं 1 मीटर क्यूब को सेंटीमीटर में, ठीक है। तो 1 मीटर और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे 100 × 100 × 100 3 बार हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा? 1 × 10⁻⁶ सेंटीमीटर। अब ईंट का साइज क्या होता है? एक नॉमिनल साइज क्या होता है ईंट का? 20 × 10 × 10, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना हो गया, ये 2000 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2000 से भाग दे देंगे, तो 3 0 से 3 0 कट जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 1000 और नीचे हो जाएगा 2। तो 2 से 1000 को कटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 500। तो यहाँ पे जो है 500 सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 500 दिया है, तो ये वाला ऑप्शन सही कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ब्रिक मैसनरी दिया है, तो यहाँ पे 500 जो है सही हो जाएगा। अब 162 नंबर देखते हैं। ईच हॉरिजेंटल लेयर ऑफ ब्रिक लेड इन मोटार इन एनी ब्रिक वर्क इज कॉल्ड। तो कह रहा है कि जो हॉरिजेंटल लेयर होती है ब्रिक की, जो यूज की गई होती है दीवार में, ठीक है, मोटार के साथ ब्रिक वर्क में, तो उसे क्या कहते हैं? तो ब्रिक की जो एक हॉरिजेंटल लेयर होती है तो उसे हम रद्दा कहते हैं, ठीक है, रद्दा। तो उसको इंग्लिश में कोर्स कहते हैं, ठीक है ना। ये देखिए ये जो है इसका 3D इमेज है। ये मान लीजिए कोई दीवार है, ये क्या है? कोई दीवार है, तो ईंट की चिनाई जो है ऐसे की गई है, ठीक है ना। ईंट की चिनाई ऐसे की गई है, तो इसका जो एक है, मान लीजिए कि ये वाला हिस्सा जो है इसको हम रद्दा बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सही कर देंगे? यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन है कोर्स, तो इसे हम सही कर देंगे। अब हेडर क्या होता है? ये होता है कि कोई भी वाल है तो उसमें जो ईंट हैं वो ऐसे लगाई गई हों, ठीक है। उनका जो लंबाई है पूरे दीवार के मोटाई के बराबर हो, तो ये होता है हेडर बांड। और स्ट्रेचर बांड क्या होता है? स्ट्रेचर बांड जो है एक वो जो है लंबाई के एलोंग लगाया गया है, ठीक है, लंबाई के एलोंग, तो वो होता है स्ट्रेचर बांड। तो हेडर बांड में जो है ईंट का हेडर बांड रहेगा। अगर हेडर बांड है तो वहाँ पे ईंट का जो है 2 डायमेंशन हमें दिखेगा। क्या दिखेगा? केवल चौड़ाई दिखेगा और उसकी ऊंचाई दिखेगी, मोटाई दिखेगी, केवल ये डायमेंशन दिखेगा। अगर स्ट्रेचर बांड रहेगा तो हमें क्या दिखेगा? ईंट की लंबाई दिखेगी और चौड़ाई दिखेगी, ये डायमेंशन दिखेगा, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई नहीं, मोटाई दिखेगी, ठीक है, अगर वो स्ट्रेचर बांड रहेगा तो। सही है ना। देखिए अब यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया है एराइजेज। तो एराइजेज क्या होता है? ये जो है ऐसे, जैसे कि मान लीजिए 2 शार्प एज या 2 ऐसे मतलब स्लोपी आपस में मिल रहे हों, तो इसे जो है एराइजेज बोलते हैं, या हम इसे रीज बोलते हैं। जो रीज हम जानते हैं, जैसे कि ऐसे होता है, मान लीजिए कि करकट है या खपड़ा है, कुछ भी ऐसे मान लीजिए ऐसे पड़ा है, तो इसका जो ये ऊपर वाला फेज ये सिरा है, इसी को हम एराइजेज बोलते हैं या इसी को हम एज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से ये वाला ऑप्शन जो है सही कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, मानक प्रमापीय ईंट का सामान्य आकार कितना है?
तो यहाँ पे मानक का मतलब है नॉमिनल, ठीक है। यहाँ पे नॉमिनल, यहाँ पे देखिए इसके ऊपर इंग्लिश में लिखा था वो कट गया है, तो इंग्लिश वाला कट गया है, तो यहाँ पे नॉमिनल साइज की बात कर रहा है। तो नॉमिनल साइज जो होता है ईंट का वो होता है 20x10x10, ठीक है। और नॉमिनल साइज हमने बताया कि जब ईंट को दीवार में लगा देते हैं तो उस टाइम जो उसका साइज हम लेते हैं उसे हम नॉमिनल साइज कहते हैं। और ईंट का मॉड्यूलर साइज होता है या नॉर्मल साइज होता है, मॉड्यूलर साइज या नॉर्मल साइज वो होता है 19x9x9। तो इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से हम नॉमिनल पूछ रहा है, तो सी वाला ऑप्शन जो है उसे हम सही कर देंगे। अब अगला क्वेश्चन है 164 नंबर, द क्लैंप बर्निंग प्रोसेस एट विच एंगल ब्रिक आर टू बी लेड। तो जब क्लैंप में जलाया जाता है तो किस कोण पे जो है वो झुका रहता है, ठीक है। तो जब हम क्लैंप बनाते हैं और उसमें फूंकते हैं क्लैंप को, तो वो जो है 15 डिग्री पे कुछ ऐसे स्लोपी जो है उठा रहता है, ठीक है ना। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक जो कोण बना है ये क्या होता है, 15 डिग्री होता है, ठीक है। कितना होता है, 15 डिग्री पे ये झुका रहता है थोड़ा सा स्लाइटली क्लैंप में। अब 165 नंबर क्या है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से बी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। द कंसिस्टेंट इन ब्रिक मटेरियल विच इम्पार्ट येलो टिंट टू ब्रिक एंड डिक्रीज श्रिंकेज। तो कह रहा है कि कौन सा जो घटक होता है ब्रिक में, जो ब्रिक में कौन सा घटक होता है जो उसको जो है येलो येलो कलर प्रदान करता है और श्रिंकेज को कम भी करता है। तो मैग्नीशिया जो होता है ब्रिक में वो जो है ब्रिक को येलो कलर प्रदान करता है और उसके श्रिंकेज को भी रोकता है, ठीक है ना। और जो एल्यूमिना होता है ब्रिक में वो प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करता है। एल्यूमिना क्या करता है, प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करता है और ब्रिक में सिलिका के कणों को आपस में बांधे रखता है। और आयरन ऑक्साइड क्या करता है, आयरन ऑक्साइड ब्रिक ब्रिक को जो है रेड कलर प्रदान करता है। और सिलिका क्या करता है, सिलिका ब्रिक को स्ट्रेंथ प्रदान करता है, ठीक है ना। सिलिका ब्रिक को स्ट्रेंथ प्रदान करता है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन जो है सी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, द साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक इज। तो यहाँ पे मॉड्यूलर की बात कर रहा है, तो मॉड्यूलर साइज जो हो जाएगा ब्रिक का वो बी वाला ऑप्शन जो है सही कर देंगे, 19x9x9, ठीक है ना। अब देखिए मॉड्यूलर के अलावा हमने नॉमिनल पढ़ा और मॉड्यूलर पढ़ा। इसके अलावा भी ब्रिक की एक और साइज होती है हम लोग जिसको यूज करते हैं डेली लाइफ में, जो ट्रेडिशनल साइज है ना। ये कोई मान्यता नहीं है, ये कोई मान्यता नहीं है, हम बहुत पहले से यूज करते आ रहे हैं, तो उसे हम ट्रेडिशनल कहते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिशनल साइज होती है, तो उसका जो मॉड्यूलर साइज होता है ट्रेडिशन वो नॉन मॉड्यूलर है, ठीक है ना। वो नॉन मॉड्यूलर है या ट्रेडिशनल है, तो उसका जो साइज होता है वो होता है 29, हाँ सॉरी 22.9, 22.9 गुड़े 11.2 गुड़े 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो है उसका साइज होता है नॉन मॉड्यूलर ब्रिक के, जो ट्रेडिशनल तरीके से आमतौर पर हम जो देखते हैं वो साइज है। अगर इसकी नॉमिनल की बात करें, मतलब कि जब हम इसको दीवार में लगा देंगे तो उस टाइम इसकी साइज क्या हो जाती है, 22.9 गुड़े 11.4 गुड़े 7.6 सेंटीमीटर। ये हम दीवार में लगाने के बाद प्राप्त करते हैं। अगर आप घर में जो ईंटें यूज हुई हैं उनको नाप के देखेंगे तो यही साइज आएगा, नहीं तो ऊपर वाला जो साइज था वो आएगा, ऊपर वाला साइज आएगा, ठीक है ना। वो एक सिंगल ब्रिक का साइज था और ये वाला जो साइज है 22.9 गुड़े 11.4 गुड़े 7.6 सेंटीमीटर, ये ईंट को
दीवार में लगाने के बाद है। तो अगर आप घर में ईंटों को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये साइज ये इस्तेमाल करेंगे, तो जो है ईंटें आ जाएंगी एक वेट। तो यहाँ पे जो है कौन सा सही हो जाएगा, तो इस ऊपर देख लिया हमने, बी वाला ऑप्शन जो है सही है। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू IS 1077 क्लास 10 ब्रिक आर ब्रिक हैविंग। तो देखिए हम लोग IS 1077 में यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के आधार पे जो है ईंट का क्लासिफिकेशन किया गया है। IS 1077 में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के आधार पे ईंट का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो इसमें 3.5 से लेकर के और 35 तक, ठीक है ना, 3.5 से 35 तक जो है ईंटों को साइज को बताया गया है। तो इसमें जो इनका ग्रेड होता है वही जो है ईंटों की स्ट्रेंथ होती है। तो क्लास 10 है, तो इसकी क्या हो जाएगी स्ट्रेंथ, 10 न्यूटन पर mm²। तो वही उसकी जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाएगी। अगर 3.5 का है तो 3.5 न्यूटन पर mm², ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, पहला क्या दे रहा है, थिकनेस मोर देन 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे थिकनेस नहीं है इसकी। टेंसाइल स्ट्रेंथ दे रहा है, तो ये भी नहीं है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नॉट लेस देन इतना, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है ये है। और यहाँ पे लेंथ मोर देन, तो यहाँ पे लेंथ की बात कर रहे हैं, तो ये जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वाला सही कर देंगे, नॉट लेस देन 10 न्यूटन पर mm²। तो IS 1077 में जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात की गई है, ठीक है ना। जितना मान लीजिए 10 है तो इससे कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, द रिकमेंडेड कंप्रेशन स्ट्रेंथ ऑफ क्लास ब्रिक एज पर। तो यहाँ पे क्लास ए ब्रिक की जो है स्ट्रेंथ की बात की गई है, ठीक है। क्या किया गया है, क्लास ए की जो है स्ट्रेंथ की बात की गई है। तो देखिए क्लास IS के अनुसार, सॉरी BIS के अनुसार जो है ईंटों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। उसमें क्लास ए, उसमें क्लास AA, क्लास A, फिर से क्लास B, फिर से क्लास C। तो इस आधार पे ईंटों को बांटा गया है। तो क्लास A की जो ब्रिक होती है उसका जो स्ट्रेंथ होता है वो क्या होता है, 10.5 न्यूटन पर mm²। क्लास ए की ब्रिक को ही हम फर्स्ट क्लास की ईंट बोलते हैं, और क्लास बी की ईंट को हम सेकेंड क्लास की ईंट बोलते हैं, और क्लास सी को हम थर्ड क्लास की ईंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्लास ए की अगर ईंट है, क्लास ए की ईंट है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, 10.5 न्यूटन पर mm²। तो यहाँ पे देखिए दिया है, यहाँ पे दिया है 25, 20, 14 और इसके बाद से डी। तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है नन ऑफ दिस कर देंगे सही। इसके अलावा क्लास ए बी सी के अलावा भी एक होती है ईंट, क्लास AA। तो क्लास AA की जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है 14 न्यूटन पर mm², ठीक है ना। तो क्लास ए की ब्रिक जो है 14 न्यूटन पर mm² होता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो है क्या था, तो डी वाला ऑप्शन जो है नन ऑफ दिस जो है सही कर देंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, द रेड कलर ऑफ ब्रिक इज ड्यू टू, और क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर, ठीक है। तो रेड कलर पूछ रहा है और मिनरल पूछ रहा है, फिर क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पार्ट रेड कलर। तो रेड कलर जो है कौन सा जो है कंपोनेंट प्रोवाइड करता है, तो आयरन ऑक्साइड जो होता है वो ईंट में रेड कलर प्रोवाइड करता है, सिलिका स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मैग्नीशिया येलो कलर प्रोवाइड करता है, और एल्यूमिना प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करता है, ठीक है ना। 170 नंबर क्वेश्चन है, द ब्रिक यूज फॉर लाइनिंग ऑफ फर्नेस।
तो फर्नेस के लाइनिंग में यानी कि स्तरीकरण में कौन से क्लास का जो है ईंट यूज करते हैं, ठीक है, किस ब्रिक का यूज करते हैं। तो फर्स्ट क्लास की ब्रिक हम जो है अच्छे कार्यों में करते हैं, फेसिंग वर्क में करते हैं, रिटेनिंग वाल में करते हैं। ओवरबर्न का यूज जो है हम रोड में करते हैं, रोड के जो फर्स्ट टाइम रोड बनती है उसके पेवमेंट में, बियरिंग कोट के लिए। फिर से अंडरबर्न्ट ब्रिक होती है जो पूरी तरह से पक्की नहीं होती है। फिर इसके बाद से रिफ्रैक्टरी ब्रिक होती है, तो अग्निशह ब्रिक होती है, ठीक है, उच्च तापसह ब्रिक। तो रिफ्रैक्टरी ब्रिक जो होती है इसका यूज जो है हम करते हैं किसमें, हम फर्नेस में करते हैं, ठीक है, भट्टी में। फर्नेस कहें या भट्टी कहें, तो फर्नेस में क्या होता है, भट्टी होती है, तो वहाँ पे जो है ताप ज़्यादा होता है, वहाँ पे हम धातुओं को गलाते हैं, तो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो उसके स्तरीकरण के लिए, स्तरीकरण मतलब कि परत चढ़ाने के लिए, जैसे कि मान लीजिए कि कोई नहर है और वो कच्ची नहर है, हमको उसको पक्का बनाना है, तो हम क्या करेंगे, उसके नीचे बेड पे और साइड में हम पूरा कंक्रीटिंग कर देंगे या ईंट से ही प्लास्टर कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, स्तरीकरण यानी कि लाइनिंग। तो इसी तरह से मान लीजिए कोई भट्ठी बनी हुई है, तो उसको चिकना करने के लिए या तापचे बनाने के लिए हम रिफ्रैक्टरी ब्रिक की लाइनिंग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो डी वाला ऑप्शन है, उसे हम सही कर देंगे। 171 नंबर क्वेश्चन है, वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ ए गुड ब्रिक शुड नॉट एक्सेस, मतलब कि अधिक नहीं होना चाहिए, ऑफ इट्स ड्राई वेट व्हेन केप्ट इमर्ज इन 24 आवर। तो अगर अच्छी क्वालिटी का ईंट है, तो अगर हम उसको 24 आवर तक डुबा करके रखेंगे वाटर में, वाटर में 24 आवर तक डुबा करके रखेंगे, तो वो जो है अपने वेट का जो है, अपने वेट का जो है 20% से अधिक जो है वाटर नहीं सूखेगा, ठीक है ना, 20% से वाटर जो है ज़्यादा नहीं सूखेगा। तो यहाँ पे बी वाला जो ऑप्शन है वो सही कर देंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 172 नंबर, द ग्लेजिंग क्ले प्रोडक्ट एट वाट टेम्परेचर सोडियम क्लोराइड शुड बी थ्रो इनटू किल्न। तो किस टेम्परेचर पे जो है सोडियम क्लोराइड को जो है किल में डाला जाता है। चमकीले मिट्टी के उत्पाद के लिए सोडियम क्लोराइड को किस तापमान पर भट्ठे में डाला जाता है। तो देखिए भट्ठे में जो है हम जब ईंट को पकाते हैं तो उसे हम 1000 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एक 900 लो मेल्टिंग क्ले के लिए 900 से 1200 900 से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड, और हाई मेल्टिंग क्ले के लिए 1000 से 1250 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम पकाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ग्लेजिंग करना है तो हम इसे 1100 से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम पकाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्या है, सी वाला जो ऑप्शन है उसे हम सही कर देंगे। 173 नंबर क्या है, फायर ब्रिक आर मेड फ्रॉम। तो फायर ब्रिक या अग्निशह ईंटें किसकी बनी होती हैं। तो अग्निशह ईंटें फायर क्ले की बनी होती हैं, ठीक है, अग्निशह क्ले की बनी होती हैं। तो क्ले जो होता है वो 3 श्रेणियों में होता है, 3 कैटेगरी में क्ले को बांटा गया है। तो उसमें जो रिफ्रैक्टरी क्ले होता है उससे जो है रिफ्रैक्टरी ब्रिक, इसे रिफ्रैक्टरी ब्रिक बोलेंगे या फायर ब्रिक बोलेंगे, तो वो बनाया जाता है रिफ्रैक्टरी क्ले से। और रिफ्रैक्टरी क्ले जो होता है उसकी ताप सहने की क्षमता जो है 1850 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा होती है। 1850 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होती है और इतना जो है तापमान वो सह लेता है रिफ्रैक्टरी क्ले। और उससे जो ईंटें बनाई जाएंगी तो वो क्या होंगी, वो भी जो है ताप से ईंटें होंगी, ठीक है ना। तो अब अगला क्वेश्चन क्या है, ए क्लास 25 ब्रिक आर स्पेसिफाई इन द इंडियन स्टैंडर्ड इज। तो देखिए क्लास 25 की ब्रिक है तो वो क्या हो जाएगा 20, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कटा हुआ है, ठीक है,
भारतीय भारतीय मानक के अनुसार 25 ग्रेड ईंट की न्यूनतम जल अवशोषण क्षमता कितनी होती है? तो अगर देखिए, अगर 25 क्लास ब्रिक की ईंट है तो उसकी जल अवशोषण क्षमता जो है 15% से ज़्यादा नहीं होगी। देखिए क्या होता है, 12.5 12.5 क्लास तक की ईंट के लिए वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी 20% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 20% से अधिक नहीं होना चाहिए वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी 12.5 क्लास तक की ईंट के लिए। अगर 12.5 क्लास तक से ऊपर की ग्रेड की ईंट है, 17.5, 20, 25, तो अगर इससे ऊपर की ईंट है तो उसकी जो है वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? तो यहाँ पे इस वाले ऑप्शन के हिसाब से 25 कह रहा है, जो कि 12.5 से अधिक है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है हम सही कर देंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ईंट निर्माण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा ढाल कुशल नहीं है या मोल्डिंग इज नॉट परफेक्ट? तो कौन सा मोल्डिंग जो है परफेक्ट नहीं है ईंट बनाने में? तो हम ईंट बनाने के लिए ग्राउंड मोल्डिंग यूज करते हैं, टेबल मोल्डिंग भी यूज करते हैं, अब ऑटोमोबाइल, स्वचालित ढलाई, और इसके बाद से मशीन मोल्डिंग। तो देखिए, ग्राउंड मोल्डिंग में हम हाथ से ही बनाते हैं, टेबल मोल्डिंग सबसे परफेक्ट होता है, मशीन मोल्डिंग भी हाई पैमाने पे यूज करने के लिए करते हैं, ऑटोमोबाइल में सब कुछ अपने से होगा, स्वचालित ढलाई, तो यहाँ पे ऑटोमोबाइल का जो है हम परफेक्ट नहीं माना जाता है इसको। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो है सी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अब 176 नंबर क्या कह रहा है, टू गेट यूनिफॉर्म कलर टेराकोटा इज बर्न्ट एट टेम्परेचर दैट लाई इन द रेंज ऑफ। तो यूनिफॉर्म कलर प्राप्त करने के लिए टेराकोटा को किस टेम्परेचर पे जलाया जाता है? तो देखिए, यूनिफॉर्म कलर प्रदान करने के लिए टेराकोटा को 1100 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है हम लोग पकाते हैं। ठीक है ना? जैसे टेराकोटा जो है, देखिए टेराकोटा क्या होता है, टेराकोटा जो है क्ले प्रोडक्ट है। ठीक है ना? टेराकोटा क्या है, क्ले प्रोडक्ट है, और क्ले प्रोडक्ट के अंतर्गत जो है ब्रिक्स आता है, टाइल आता है, टेराकोटा आता है, स्टोन वेयर आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो बिल्डिंग मटेरियल वाले लेक्चर में जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है? तो टेराकोटा क्ले प्रोडक्ट है, और जैसे ईंट पकाई जाती है वैसे ही टेराकोटा पकाया जाता है। तो इसको जो है 1100 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे पकाया जाता है। ठीक है ना? एक समान कलर प्राप्त करने के लिए। अब अगला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिफेक्ट ऑफ ब्रिक? तो ब्रिक में जो है कौन सा एक डिफेक्ट नहीं है? तो देखिए, ब्रिक का डिफेक्ट जो है, ब्रिक में कई डिफेक्ट होते हैं। ठीक है, अंडर बर्न्ट, ओवर बर्न्ट, चफ, क्रैक्स, तो अलग अलग जो है बहुत सारे डिफेक्ट होते हैं। तो उनमें जो है देखिए, ब्लैक कोर भी डिफेक्ट है, ओवर बर्न्ट मतलब कि ज़्यादा जल गई है, अंडर बर्न्ट मतलब कि पूरी तरह से नहीं पकी हुई है, और वेज कट। तो ब्रिक्स में वेज कट नाम का कोई भी डिफेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पे जो है वेज कट जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है ना? ब्लैक कोर में क्या होता है कि धब्बा पड़ जाता है, उसमें जो है बिटुमिनस पदार्थ होते हैं, उनके जलने से उस पर काले काले धब्बे पड़ जाते हैं, तो ये ब्लैक कोर होता है। अब 178 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, द वेट ऑफ ए स्टैंडर्ड ब्रिक विथ मोटार शुड बी। तो मोटार के साथ जो ब्रिक है तो उसका वेट जो है कितना होना चाहिए? तो उसका वेट जो है 3 kg तक होना चाहिए। ठीक है ना? तो ईंट का जो वेट हम कंसीडर करते हैं, वो ईंट का वेट कंसीडर करते हैं 2.75 kg से 3 kg तक। ईंट का वेट हम जो लेते हैं
3.75 से 3 kg तक ईंट का वेट हम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे 3 kg दिया हुआ है, तो यहाँ पे 3 kg सही कर देंगे। 179 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच विच आर द फॉलोइंग आईएस कोड दैट गिव द सिरेमिक टाइल क्लासिफिकेशन। यहाँ पे सिरेमिक टाइल क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या है, 12269, तो 12269 में 53 ग्रेड के सीमेंट की बात किया जाता है, ठीक है। 50 ग्रेड का जो सीमेंट है पीपीसी, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, तो इस ग्रेड में जो है इसकी बात किया जाता है, ठीक है, 53 ग्रेड सीमेंट की। और इसके बाद क्या है, आईएस 13712, तो आईएस 13712 में सिरेमिक टाइल को बताया गया है, ठीक है, सिरेमिक टाइल। तो आईएस 13712 में सिरेमिक टाइल के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। और 2386, तो 2386 में जो है टेस्ट किया जाता है एग्रीगेट पे। तो एग्रीगेट पे जो टेस्ट का जो मेथड होता है उसकी उसको जो है आईएस कोड में 2386 पार्ट 1 में जो है बताया गया है, ठीक है। अब आईएस आईएस 10262, तो आईएस 10262 में जो है कंक्रीट मिक्स डिजाइन के बारे में बात की गई है, कंक्रीट मिक्स डिजाइन। तो आईएस 10262 में कंक्रीट मिक्स डिजाइन के बारे में बात की गई है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा जो है सिरेमिक टाइल के लिए 13712 जो है आईएस कोड है, तो यहाँ पे ये वाला सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। अब 180 नंबर क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस पग मिल इज यूज। तो किस प्रक्रिया के लिए जो है पग मिल का हम लोग यूज करते हैं। बर्निंग ऑफ क्ले, पग मिल का तो बर्निंग ऑफ क्ले के लिए भट्ठा यूज किया जाता है। ड्राई ऑफ क्लेइंग, तो ड्राई के लिए तो इसको हम धूप में सिखाते हैं या भट्टी का यूज करते हैं। मोल्डिंग ऑफ क्ले, और इसके बाद से प्रिपरेशन ऑफ क्ले। तो देखिए पगमिल का जो है यूज करते हैं हम लोग, वो मिट्टी को बनाने के लिए करते हैं। मोल्डिंग के लिए तो हम मोल्ड का यूज करते हैं, स्टील मोल्ड, वुडन मोल्ड, ये सब मोल्ड यूज होता है। पगमिल क्या होता है, एक मशीन होता है, और इसका यूज जो है हम मिट्टी में वाटर को अच्छी तरीके से मिलाने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है ना। और तो यहाँ पे सही हो जाएगा प्रिपरेशन ऑफ क्ले। अब 181 नंबर क्वेश्चन क्या था, ईंट में दिल्ला किस मुख्य उद्देश्य के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे दिल्हे की बात कर रहा है ना, फ्रॉग की, FROG। तो ईंट में जो फ्रॉग दिया जाता है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए ईंट में फ्रॉग का जो मेन उद्देश्य होता है वो ये होता है कि ईंट में जैसे अलग अलग कोर्स होते हैं, ठीक है ना, अलग अलग रद्दा है, तो रद्दों के बीच में मसाला है, तो इसका मेन उद्देश्य यही होता है कि बॉन्डिंग अच्छी बनी रहे, दो ईंटों के बीच में जो है बॉन्डिंग क्या हो कि अच्छी बनी रहे। तो इस वजह से ईंटों का मतलब फ्रॉग को बनाया जाता है, ठीक है ना। और फ्रॉग का ये भी उद्देश्य होता है कि उस पे जो है भट्ठी वाले का नाम भी लिखा जाए अपने प्रचार के लिए, तो ये भी होता है। लेकिन दोनों में से सबसे क्या जरूरी है, प्रचार करना कि हम जो ईंट खरीदे हैं उसको, उसका जो है जब हम दीवार में जुड़ाई करें तो पर्याप्त स्ट्रेंथ ज़्यादा रहे। तो हमें जो है स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है ना, भट्ठे का प्रचार हो चाहे ना हो हमसे मतलब नहीं होता। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, प्रिंट मैन्युफैक्चर नेम। तो ये तो बात सही है, लेकिन जो है हमको जो है सबसे प्रायोरिटी रखना है बॉन्डिंग स्ट्रेंथ, ठीक है ना, फार की ज्वाइंट बिटवीन ब्रिक एंड मोटार। तो यहाँ पे बी वाला जो ऑप्शन है वो हम सही करेंगे, की ज्वाइंट के लिए फ्रॉग को जो है दिया जाता है, ठीक है। अब क्या दिया है, इम्प्रूव थर्मल इंसुलेशन, तो थर्मल इंसुलेशन के लिए नहीं दिया जाता। रिड्यूस द वेट ऑफ ब्रिक, तो यहाँ पे ब्रिक का वेट भी नहीं घटाया जाता, ठीक है।
तो यहाँ पे जो है की प्रोवाइड करने के लिए दिया जाता है। ब्रिक और मोटार में जो है बॉन्डिंग अच्छी बनी रहे इस वजह से। अब 182 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टेम्परिंग इज द प्रोसेस यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। तो टेम्परिंग जो है एक प्रोसेस है और इसको जो है यूज किया जाता है। तो टेम्परिंग में जो है हम देखिए, टेम्परिंग के अंतर्गत हम क्या करते हैं, टेम्परिंग के अंतर्गत ही हम मिट्टी में जो है वाटर को मिलाते हैं, ठीक है ना, मिट्टी में वाटर को मिलाते हैं। और टेम्परिंग के अंतर्गत ही हमने पग मिल जो होता है, पग मिल जो मशीन होता है, इससे जो है पग मिल में मिट्टी में वाटर को मिलाते हैं। तो जब पग मिल में मिट्टी में क्ले में वाटर पर्याप्त मात्रा में अच्छी तरीके से मिलाते हैं उसको मोल्डिंग के लिए, तो पग मिल से अगर हम मिलाएंगे तो उसको हम पगिंग बोलते हैं, ठीक है, PUGGING। अगर पैरों से मिलाएंगे तो उसे हम नीडिंग कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, नीडिंग, KNEEDING। तो नीडिंग का मतलब होता है कि गूंथना, KNEEDING। तो नीडिंग का मतलब क्या होता है, गूंथना। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, कहाँ गया, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे टेम्परिंग कह रहा है किस प्रोसेस के लिए, तो ब्रिक्स में हम टेम्परिंग करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे पेंट, यहाँ पे बिटुमिन, यहाँ पे सीमेंट दिया है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, हम ब्रिक में जो है टेम्परिंग करते हैं। 183 नंबर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बर्nt इन द हाफमैन किल्न ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो किसको हम बर्nt किल्न में जलाते हैं, हाफमैन भट्टे में किसको जलाते हैं, तो हम ब्रिक्स को पकाते हैं, ठीक है, बिटुमेन को नहीं पकाते, क्लिंकर को नहीं पकाते, और वर्निश तो पेंट होता है, ठीक है, बिटुमेन तो कोलतार होता है जो रोड में यूज किया जाता है, और क्लिंकर धातुमल होता है, धातु के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं आयस। तो हम ब्रिक्स को जो है भट्टे में पकाते हैं। 84 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आर यूज फॉर द टेस्ट ऑफ टाइल। तो टाइल टेस्ट के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, टाइलों के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो देखिए टाइलों में जो है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ टेस्ट किया जाता है, इम्पैक्ट टेस्ट किया जाता है, ट्रांसवर्स टेस्ट किया जाता है, और वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट किया जाता है। तो चारों के चारों ही टेस्ट टाइल्स पे किया जाता है, और टाइल्स में जो है यही 4 टेस्ट ही हैं, ठीक है, टाइलों में यही 4 टेस्ट हैं और चारों के चारों जो है किया जाता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। Which of the following which of the following is not most important characteristic of alumina in the brick। तो कह रहा है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बताना है। तो क्या करता है, एल्यूमिना जो है प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करता है। तो क्या है, मेंटेनिंग प्लास्टिसिटी। तो एल्यूमिना क्या करता है, प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करता है, और यहाँ पे मेंटेन प्लास्टिसिटी कह रहा है, तो ये पहला वाला ऑप्शन है, क्या है, सही है, इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक। तो ये काम सिलिका का है। टू मैन्युफैक्चर इम्परमिएबल ब्रिक, तो ये इम्परमिएबल नहीं बनाती है। रिड्यूस वार्पिंग व्हेन हीटेड, तो यहाँ पे इसके विरूपण को भी नहीं रोकता है। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन जो है प्लास्टिसिटी मेंटेन करता है, ये जो है सही हो जाना है। अब 186 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द थिकनेस इन 1.5 brick वॉल मेड अप स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक। तो स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक है, तो उसमें 1.5 ईंटों की जो ईंट होगी, सॉरी दीवार होगी, तो उसका जो है मोटाई कितना होगा, ठीक है ना। तो देखिए 1.5 ईंटों की दीवार जो है ऐसे कुछ होगी, मैं इसका प्लान बना रहा हूँ। तो ये जो है ईंटें खड़ी स्थिति में लगी हुई है, ठीक है, ऐसे ये जो है 1.5 ईंटे की दीवार है, ठीक है ना, ये इंग्लिश बॉन्ड है। तो इसकी मोटाई कितनी होगी, देखिए
ये लंबाई इसकी 20 सेंटीमीटर हो गई और आधा ये, तो ये कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। तो कुल मिला के कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। तो 1.5 ईंट की ईंट की मोटाई जो है 20 सेंटीमीटर। एक ईंट, अगर एक ईंट बोलेगा तो उसकी जो लंबाई होती है ऐसे, तो ये जो है एक ईंट की दीवार हो गई। यहाँ से यहाँ तक जो है एक ईंट की दीवार है, ठीक है। और ये जो है यहाँ से और यहाँ तक ये जो है आधे ईंट की दीवार है। तो मिल के कितनी हो गई 30 सेंटीमीटर। और आधे ईंट की दीवार की मोटाई कितनी हो जाती है 10 सेंटीमीटर। कितना 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर ऑप्शन बी वाला दिया है, इसे हम सही कर देंगे। ये एक ईंट की दीवार है, ये 1.5 ईंट की दीवार है, और ये सी वाला 2 ईंट की दीवार है, और ये वाला जो है 2.5 ईंट की दीवार है, 2.5 ब्रिक की दीवार हो गई, ठीक है। तो ये सही हो जाना है। अब 87 नंबर क्वेश्चन क्या है, द वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर बर्न्ड क्ले परफोरेटेड ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन। तो परफोरेटेड ब्रिक में जो है वाटर एब्जॉर्प्शन कितने से अधिक नहीं होना चाहिए। तो परफोरेटेड ब्रिक अगर रहेगी तो उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन जो है 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। हमने पढ़ा था परफोरेटेड ब्रिक है तो उसकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो है 15% से अधिक नहीं होगी। तो अगर आपने बिल्डिंग मटेरियल अच्छे से नहीं पढ़ा है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे सारे क्वेश्चन जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड है पूरा डिटेल में जो है बताया गया है। अगर आप वहाँ से पढ़ेंगे तो आपका कुछ भी नहीं छूटेगा, सारा कुछ आएगा। चलिए 188 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड साइज जो होता है ब्रिक का आईएस के अनुसार 19x9x9। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन ही सही है। और ये 20x10x10 जो है ये होता है मॉड्यूलर साइज, ठीक है ना। सॉरी, नॉन नॉमिनल साइज क्या होता है, नॉमिनल साइज होता है। और ये क्या होता है 22.9x11.4 तो ये नॉन मॉड्यूलर ब्रिक की जो है नॉमिनल साइज है, समझ गए आप। तो ये वाला क्या है नॉन मॉड्यूलर, यानी कि ट्रेडिशनल जो हम लोग यूज करते हैं, एक्चुअल में जो यूज करते हैं उस ईंट की जो है ये साइज है नॉमिनल साइज। यानी कि जब हम इसको दीवार में लगा दिए हैं तब उसकी साइज क्या है, अगर हम उसको दीवार में नहीं लगाए हैं तब उसकी साइज जो है 22.9x11.2 और गुणे 7 सेंटीमीटर ये होगी, ठीक है। अब 189 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट अपीयर ड्यू टू परसेंस ऑफ एल्कली इन द ब्रिक। तो अगर एल्कली की मात्रा रहेगी उसमें तो जो है इफ्लोरोसेंस जो है उत्पन्न होता है, ब्लोटिंग और क्रैक्स और ब्लैक कोर जो है ब्लैक कोर अगर उसमें बिटुमेन की मात्रा रहेगी तो उस पर काले धब्बे पड़ जाएंगे। और ब्लोटिंग का मतलब होता है कि जैसे कि कोई भी जैसे कि आपने देखा होगा आपकी मोबाइल की बैटरी जो है कभी कभी जब खराब होएगी तो वो क्या होगी फूल जाएगी। तो ठीक इसी तरह से ईंट का भी चारों तरफ से सरफेस क्या हो जाएगा फूल जाएगा ब्लोटिंग वाले में, ब्लोटिंग के डिफेक्ट में। अगर क्रैक्स की बात करें तो उसमें जो है दरारें पड़ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इफ्लोरोसेंस उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि उस पे जो है क्षार की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो उसमें सफ़ेद सफ़ेद पैचेस पड़ जाएंगे, यानी कि धब्बे पड़ जाएंगे, ठीक है। इसको हम टेस्ट करते हैं इफ्लोरोसेंस टेस्ट करते हैं तो वहाँ पे धब्बे पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है सही है। 190 नंबर है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सिलिका इन ए गुड क्वालिटी ब्रिक। तो गुड क्वालिटी ब्रिक में जो है सिलिका की मात्रा जो है 50 से 60% होती है। तो यहाँ पे डी वाला जो ऑप्शन है वो सही है, 50 से 60%। और 20 से 30% क्या होता है एल्यूमिना होता है, ठीक है ना। 20 से 30% एल्यूमिना होता है। अब क्या है, इन द कंपोजिशन ऑफ गुड ब्रिक द टोटल कंटेंट टोटल कंटेंट सिल्ट एंड क्ले बाय वेट। तो
गुड कंपोजिशन अगर है तो सिल्ट और क्ले का जो प्रतिशत है वो जो है 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। दोनों का मिला करके जो कंपोजिशन है वो 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे सी वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। रिफ्रैक्टरी आर द जनरली यूज टू रजिस्ट। तो अग्निशः ईंटें जो है ज़्यादा टेम्परेचर पे सहने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर जो दिया है वो सही हो जाएगा। केमिकल एक्शन सहने के लिए, रासायनिक क्रिया, नमी सहने के लिए डैम्प हॉलो ब्रिक जो है यूज करते हैं। सेलुलर ब्रिक या हॉलो ब्रिक जो है नमी सहने के लिए यूज करते हैं, डैम्पनेस को सहने के लिए। वेदरिंग एक्शन के लिए केमिकल के लिए वो होता है एसिड रिफ्रैक्टरी ब्रिक और बेसिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक और न्यूट्रल ब्रिक का जो है हम वहाँ पे यूज करते हैं केमिकल के लिए। ठीक है। 193 नंबर क्वेश्चन क्या है? द डिफेक्ट दैट इज काज बाई फॉलिंग इन रैन। अब कह रहा है कि रैन पड़ेगा तो कौन सा डिफेक्ट हो जाएगा। ठीक है। वाटर ऑन द हॉट सरफेस। तो अगर हॉट सरफेस मतलब कि ईंट पक रही है, अगर बारिश हो गई उसके ऊपर तो कौन सा डिफेक्ट उत्पन्न हो जाएगा? तो वो जो है उसको चफ बोलते हैं ना, चप्स, CHUFFS। तो ये वाला दोष जो है उत्पन्न हो जाता है। और ब्लोटिंग का मतलब ईंट का सरफेस, जो ये सरफेस है ये फूल जाएगा, इस पे ऊपर की तरफ ये बाहर की तरफ जो है फेंक देगा। ठीक है, फूल जाएगा। क्रैक्स मतलब दरार पड़ जाएंगे। और परतबंदी, परतबंदी जानते हैं आप? अगर आपने ईंटों को देखा होगा तो उसमें क्या होता है, पहले से ही उसमें लगता है कि यहाँ से जोड़ है, और ईंटों को थोड़ा सा पटकने पे या थोड़ा सा कुछ करने पे वो वहीं से अलग हो जाती है। तो वो जो है लैमिनिस्केट होती है, मतलब परतबंद होती है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से बी वाला ऑप्शन जो है सही है। द शेप ऑफ ब्रिक गेट्स डिफॉर्म ड्यू टू रेन। तो जब रेन फॉलिंग होगा तो चक्स दोष उत्पन्न होगा। ये वाला भी वही कह रहा है, द डिफॉर्मेशन ऑफ द शेप ब्रिक यूज द रेन वाटर फॉलिंग हॉट ब्रिक। तो यहाँ पे चक्स उत्पन्न होगा। ब्लिस्टरिंग मतलब फफोले पड़ जाएंगे। शियर क्रैक फ्लोरोसेंस एल्कली के कारण होगा। और ब्लिस्टरिंग में ईंट झड़ने लगेगा। ब्लिस्टरिंग में 194 नंबर क्या है? 194 नंबर क्या कर रहा है? विच कंस्टिमेंट ऑफ गुड ब्रिक अर्थ एड इन स्मॉल क्वांटिटी ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक टू गिव येलो इन ब्रिक एंड डिक्रीज श्रिंकेज। तो ये जो है मैग्नीशिया का काम होता है। मैग्नीशिया जो है येलो कलर प्रदान करता है और श्रिंकेज को कम करता है। एल्यूमिना, एल्यूमिना जो है प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करता है, सिलिका स्ट्रेंथ प्रदान करता है। और ऑक्साइड ऑफ आयरन यानी कि आयरन ऑक्साइड Fe2O3 ये जो है रेड कलर प्रदान करता है। अब 195 नंबर दिया हुआ है, अब इसको क्या करना है? मैच करना है। ईंट को ग्रेड ईंट के ग्रेड को इसके संपीड़न सापेक्ष से मिलान करिए। इतने के अनुसार सही उत्तर को कोड के अनुसार चुनिए। तो देखिए, क्लास AA की ब्रिक का स्ट्रेंथ होता है 140। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ए वाले का होता है 105, तो ये वाला सही हो जाएगा। बी वाले का यानी कि ग्रेड बी की रहेगी तो 70, और सी की रहेगी तो 35। ठीक है ना? तो यहाँ पे ए का बी सही है, फर्स्ट का ए का दूसरा सही है और बी का पहला सही है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है सही दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है सही कर देंगे। अब 196 नंबर क्वेश्चन क्या है? ए फर्स्ट क्लास ब्रिक इमर्ज इन 24 आवर्स। वाटर में अगर फर्स्ट क्लास की ब्रिक 24 आवर तक इमर्ज रहेगी तो वाटर कितने से ज़्यादा जो है एब्जॉर्ब नहीं करनी चाहिए। तो अगर फर्स्ट क्लास की ब्रिक को हम 24 घंटे के लिए करेंगे तो वो जो है 20% से अधिक जो है वाटर को एब्जॉर्ब जो है नहीं करनी चाहिए। ठीक है।
तो यहाँ पे पहला वाला जो सी वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगर आई IS 1007 के अनुसार अगर हम देखते और 12.5 क्लास से ऊपर की ईंटें रहती तो वो 15% से अधिक नहीं सोखेगी। अगर 12.5 क्लास की रहेगी या 10 क्लास की रहेगी तो वो भी 20% से ज़्यादा जो है नहीं सोखनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सी वाला जो ऑप्शन है उसे हम सही कर देंगे। प्रथम श्रेणी की ईंट के लिए जल अवशोषण क्षमता, प्रथम श्रेणी की ईंट के लिए जल अवशोषण क्षमता जो है 20% से कम होना चाहिए। ठीक है ना, 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे सी वाला जो ऑप्शन है वो सही कर देंगे। अब 197 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिक। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है ब्रिक की जो है, कौन सी इनमें से मैकेनिकल प्रॉपर्टी नहीं है। तो देखिए, पहला है मॉडुलस ऑफ रप्चर, टेक्सचर, टेंसाइल स्ट्रेंथ और फायर रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे जो है टेक्सचर जो है उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टी नहीं है। टेक्सचर, देखिए टेक्सचर क्या होता है, टेक्सचर ये होता है कि उसके पार्टिकल जो है किस तरह से अरेंज है। ठीक है ना, और रप्चर क्या होता है, फटान, ये ईंट रहेगी तो इसमें क्रैक्स रहेंगे। ठीक है, तो ये मॉडुलस ऑफ रप्चर हो गया। और टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या हो गया, वो कितना टेंशन सह रहा है। फायर रेजिस्टेंस क्या हो गया, ये जो है कितना ताप सह रहा है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है सही है। 198 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए गुड ब्रिक अर्थ कैन बी रोल्ड विदाउट ब्रेकिंग इन स्मॉल। तो हम लोग प्लास्टिसिटी चेक करते हैं तो ईंट को कब बनाते हैं, जब हम उसको रोल करेंगे और वो जब तक 3 mm का जो है धागा ना बन जाए तब तक हम उस ईंट को जो है मोल्डिंग करने के लिए यूज नहीं करते। ठीक है ना, तब तक पानी मिलाते हैं चेक करने के लिए प्लास्टिक है कि नहीं। तो यहाँ पे जो 3 mm है वो सही हो जाएगा। ठीक है। 199 नंबर क्वेश्चन क्या है, द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड बी। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक की जो है मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, तो वो जो है 10.5 न्यूटन पर mm² जो है होना चाहिए। ठीक है ना। क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक, तो यहाँ पे ऑप्शन में जो है 10 दिया है, 7.5 ये सेकेंड क्लास की ब्रिक के लिए है। और क्या इसमें कुछ नहीं है, 7.5 तो नहीं, 7 7 होता तो होता। ठीक है, ये सेकेंड क्लास के लिए नहीं है। यहाँ पे जो है 10 जो है सही करेंगे, 10.5 नहीं है, 10.5 यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे हम 10 सही करेंगे। अब 20 वाला है क्वेश्चन 200, फॉर चेकिंग द लेंथ ऑफ ब्रिक एज पर इंडियन स्टैंडर्ड हाउ मेनी ब्रिक आर टू बी टेकन आउट। तो लेंथ चेक करने के लिए हम 20 ब्रिक का जो है हम यूज करते हैं। ठीक है, लंबाई के लिए हम 20 ब्रिक का यूज करते हैं और क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए हम 6 ईंटों को लेते हैं। ठीक है, 6 ब्रिक का हम यूज करते हैं उसकी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए। तो यहाँ पे जो है 20 सही कर देंगे। द टर्म फ्रॉग मीन्स, तो फ्रॉग क्या होता है, फ्रॉग जो है क्या होता है, तो एन अपरेटस, ये अपरेटस नहीं होता। फ्रॉग तो जो है ईंट के ऊपर जो है बनाया जाता है, जो ब्लॉक वो होता है। ठीक है, ये फ्रॉग होता है। फिर सोकिंग ब्रिक वाटर, ये भी नहीं होता है। ए डिप्रेशन ऑन द फेस ऑफ ब्रिक, हाँ तो ये एक गड्ढा होता है, डिप्रेशन खाली स्थान होता है ब्रिक के सरफेस पे। ठीक है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है सही कर देंगे, सॉरी सी वाला ऑप्शन जो है सही कर देंगे। वर्टिकल ज्वाइंट वर्क, ये भी नहीं होता। अब 202 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ ब्रोकन ब्रिक, व्हाट इज द यूनिट वेट ऑफ ब्रोकन ब्रिक।
तो ब्रोकन ब्रिक की जो है यूनिट कितनी होती है, यानी कि इसका जो है इकाई आयतन का भार जो है कितना होता है। तो इसका जो है इकाई आयतन का भार सी वाला ऑप्शन जो है सही कर देंगे। 14.2 न्यूटन, 14.2 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये जो है ब्रोकन ब्रिक की जो है यूनिट वेट होती है, इकाई आयतन का भार होता है। 203 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट क्लास ब्रिक। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो चलिए स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। नो इमर्जन शुड बी लेफ्ट ऑन द ब्रिक व्हेन ए स्क्रैच इज मेड ए फिंगर। तो ये जो है नहीं होना चाहिए, कोई भी जो है अगर हम फिंगर से स्क्रैच करेंगे तो उस पर निशान नहीं पड़ना चाहिए, यानी कि उस पर, सॉरी ये मैंने इमर्जन पढ़ा, ये इम्प्रेशन है, ठीक है ना। तो कोई भी निशान जो है नहीं पड़ना चाहिए। और दूसरा क्या है, ए मेटालिक आर रिंगिंग साउंड शुड कम व्हेन टू ब्रिक स्टक। तो जब दो ईंटों को जब हम लड़ाएंगे आपस में, तो वहां से जो है मेटालिक साउंड जो है निकलेगा, ठीक है ना। क्या निकलेगा, मेटालिक साउंड वहां से निकलेगा, ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन क्या है, वाटर एब्जॉर्प्शन अबाउट 60 to 20% ऑफ इट्स ड्राई वेट इज अलाउड। तो कह रहा है कि इसके ड्राई वेट का जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो अलाउ किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अलाउ जो है नहीं किया जाएगा, ठीक है। दिस शुड बी फ्री फ्रॉम फ्लो क्रैक्स एंड स्टोन। तो ये जो है क्रैक्स से और फ्लो से और स्टोन से जो है ये मुक्त रहनी चाहिए, इसमें नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन है उसे हम सही कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे वाटर एब्जॉर्प्शन को अलाउ नहीं किया जाता है, तो यहाँ पे जो है सी वाला ऑप्शन जो है सही कर देंगे। फर्स्ट क्लास के ब्रिक में जो है निशान नहीं पड़ना चाहिए, मेटालिक साउंड उत्पन्न होना चाहिए, और इसके बाद से उसमें कोई हानिकारक पदार्थ या टुकड़े स्टोन जो है नहीं होना चाहिए, ये हमने लेक्चर में देखा था, ठीक है ना। तो वहाँ से अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वहाँ से देख सकते हैं। 204 नंबर क्वेश्चन क्या है, द फंक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड का कार्य क्या होता है ब्रिक के लिए। तो ये जो है कलर प्रदान करता है, ठीक है। इम्पैक्ट यूनिफॉर्म से प्रिवेंट सिंकेज ऑफ रॉ ब्रिक, इम्पार्ट कलर। तो ये जो है कलर प्रदान करता है, इम्पार्ट प्लास्टिसिटी, ये कार्य जो है एल्यूमिना का होता है, ठीक है। एल्यूमिना का कार्य होता है Al2O3, तो ये जो है उसका कार्य होता है। और प्रिवेंट श्रिंकेज जो है मैग्नीशिया का कार्य होता है, MgO। इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग द पग मिल इज यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन। तो अगर ब्रिक को पग मिल में पकाया जा रहा है तो उसे हम पगिंग बोलेंगे। तो यहाँ पे पगिंग नहीं दिया है तो क्या बोलेंगे, ब्लेंडिंग बोलेंगे, ठीक है। बर्निंग जो है हम जब ईंट को पकाते हैं तो, सॉरी ब्लेंडिंग नहीं टेम्परिंग बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, टेम्परिंग। टेम्परिंग के अंतर्गत क्या होता है, पगिंग, और इसी के अंतर्गत क्या बोलते हैं, नीडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परिंग करेंगे। ब्लेंडिंग उस प्रक्रिया को करते हैं जब कोई ईंट है, ईंट के लिए मिट्टी हम तैयार कर रहे हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि किस किस कंपोनेंट का या किस किस घटक का जो है परसेंटेज कितना कितना है। अगर किसी का परसेंटेज कम है तो उसमें जो है उसको पर्याप्त अनुपात में मिला करके, जब हम उसको पर्याप्त अनुपात में उसमें मिलाएंगे तो उसी प्रोसेस को हम ब्लेंडिंग कहते हैं। जिसका अनुपात कम हो उसको जो है उचित अनुपात में मिला देना। तो यहाँ पे टेम्परिंग के अंतर्गत जो है पग मिल का यूज किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट टू मेक ब्रिक नोन एज। तो
जब मिलाते हैं क्ले वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट तो इसे हम क्या बोलते हैं, तब इसे हम पगिंग बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है किसी की बात नहीं किया गया, मिट्टी पानी और अन्य सामग्री मिट्टी को ईंट बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे हम पगिंग कहते हैं। यानी कि जब हम पग मिल में बनाएंगे उसे तो हम क्या कहेंगे, पगिंग कहेंगे, ठीक है। मोल्डिंग ढलाई को कहते हैं। टेम्परिंग के अंतर्गत ये दोनों ही आते हैं, नीडिंग और पगिंग। पगिंग जो है पग मिल से बनाते हैं और नीडिंग मतलब पैरों से गूंथते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड फॉर मेकिंग द ब्रिक, तो निम्न में से ईंट बनाने के लिए क्या अच्छा है। सिल्ट, सिल्टेड सॉइल, मतलब कि जिसमें क्या हो, सिल्ट हो, ठीक है ना, जिसमें क्या हो, सिल्ट हो। वेदर क्ले, मौसमी मिट्टी या अपक्षरित मिट्टी। स्वाइल, केवल स्वाइल कह रहा है, और नन ऑफ द इज, तो हमने वेदर्ड क्ले जो है हम यूज करते हैं, उसमें सिल्ट नहीं यूज करते, ठीक है। सिल्ट का जो सिल्ट सिल्टी सॉइल यूज करेंगे तो सिल्ट का साइज जो है क्ले से बड़ा होता है, ठीक है। तो हम क्ले यूज करते हैं। अगर सॉइल की बात करें तो सॉइल के अंतर्गत जो है बहुत सारी आ जाएंगी, आ जाएगी उसमें क्ले आ जाएगा, सिल्ट आ जाएगा, सैंड आ जाएगा, ग्रेवल आ जाएगा, कोबल आ जाएगा, सारे के सारे जो है आ जाएंगे। तो यहाँ पे वेदर्ड क्ले का हम यूज करते हैं। रेत में सामान्यतः रेत में सामान्यतः नमक होता है यदि वह से प्राप्त हो, तो देखिए नमक कब होगा रेड सैंड में, जब वो सी से प्राप्त होगा, समुद्र से प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो जब वो सी से प्राप्त होगा तो उसमें क्या होगा, NaCl, ठीक है, क्योंकि NaCl नमक होता है और वो समुद्र में ज़्यादा होता है। तो समुद्र से जब प्राप्त करेंगे तो उसमें NaCl होगा, और रिवर से प्राप्त करेंगे तो उसमें नमक नहीं होगा, और नाला बेड, अगर नाले के बेड से प्राप्त करेंगे तो वो भी नहीं होगा, ठीक है। अगर गड्ढे से प्राप्त करेंगे तो वो भी पीट सैंड। देखिए पीट सैंड क्या होता है, पीट सैंड भी कहीं कहीं आता है। पीट सैंड ये होता है कि देखिए मान लीजिए कि कहीं नदी बरसों पहले पुरानी थी और वो किसी एरिया में बह रही थी, तो उस एरिया में नदी बह रही होगी तो ज़रूर वहाँ पे सैंड होगा। आपने देखा है कोई भी नदी बह रही हो तो उस नदी में जो है सैंड ज़रूर होता है, ठीक है। तो वहाँ पे सैंड होगा, और फिर समय के साथ साथ जो है वहाँ पे मिट्टी आ गई होगी और धीरे धीरे नदी जो है उस इलाके से चली गई होगी या अपना रूट चेंज कर दी होगी, तो चली गई होगी। तो वहाँ पे ऊपर जो है मिट्टी जम जाती है, नीचे सैंड रहता है, तो हम वहाँ पे गड्ढा खोद करके और वहाँ से सैंड निकालते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पीट सैंड, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, पीट सैंड। अब 9 नंबर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो कह रहा है कि इसमें से जो है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। एक्सेस ऑफ एलुमिना इन द क्ले मेक द ब्रिक ब्रिटल एंड वीक, तो देखिए अगर क्ले की मात्रा अगर उसमें सॉरी हाँ, क्ले की मात्रा अगर ज़्यादा रहेगी ईंट में तो वो उसको ब्रिक क्या बना देगा, ब्रिटल एंड वीक बना देगा। तो ये देखिए स्टेटमेंट गलत है, ठीक है ना, वो उसको ब्रिटल नहीं बनाएगा। अगर सैंड की मात्रा उसमें ज़्यादा रहेगी तब उसको ब्रिटल बना देगा, ठीक है, भंगुर बना देगा। और क्ले तो जो है खुद चिपचिपा होता है, उसमें जो है कोहेसिव प्रॉपर्टी होती है, तो ये जो है उसको ब्रिटल नहीं बनाएगा। एक्सेस ऑफ एलुमिना इन द क्ले मेक द ब्रिक क्रैक्स एंड वार्प ऑन ड्राइंग, तो जो है अगर ज़्यादा एलुमिना की मात्रा हो गई तो उसमें क्रैक्स जरूर पड़ जाएंगे, क्योंकि वो नमी ज़्यादा सहेगा, नमी ज़्यादा उसमें रहेगी, और जब वो सूखेगा नमी निकलेगी तो उसमें जो है क्रैक्स पड़ जाएंगे। और वार्पिंग, वार्पिंग का मतलब कि ईंट का साइज जो है टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। जैसे ये ईंट रेगुलर शिप में है तो क्ले की मात्रा ज़्यादा होने से ये कहीं मान लीजिए ऊपर उठ गया, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो गया, विकृति हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, ये टेढ़ी हो जाएगी ईंट, तो ये दोष जो है जरूर उत्पन्न हो जाएगा। अगला ऑप्शन क्या है, एक्सेस ऑफ एलुमिना द क्ले लीव हाई पावर डिपॉजिट
ऑन द ब्रिक। मिट्टी में एल्यूमिनियम की अधिकता से ईंट की क्षमता क्या है, इसके बाद से डिपॉजिट हो जाता है। तो ये वाला ऑप्शन जो है गलत है। संग्रहित उच्च क्षमता हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन जो है गलत है, ठीक है ना। लिव लिप्स हाई पावर डिपॉजिट, तो ये गलत है। और एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन द क्ले, एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन द क्ले इम्प्रूव इम्परमिबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। तो ड्यूरेबिलिटी इसकी नहीं बढ़ती और ना ही इम्परमिएबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। तो ज़्यादा एल्यूमिना होने से ये भी वाला ऑप्शन जो है गलत है। यहाँ पे जो है बी वाला ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा। 210 नंबर क्वेश्चन क्या है, द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सेकेंड क्लास ब्रिक। तो सेकेंड क्लास ब्रिक की जो है मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और 100.5 कितना हो जाएगा, 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर किसका हो जाएगा, वो हो जाएगा फर्स्ट क्लास ब्रिक का। और थर्ड क्लास ब्रिक का 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हॉलो ब्रिक आर जनरली यूज विद द पर्पज। तो हॉलो ब्रिक का जो है किस उद्देश्य के लिए हम यूज करते हैं, तो रिड्यूसिंग द कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो कास्ट कम के लिए हम नहीं करते हैं। प्रोवाइडिंग इंसुलेशन अगेंस्ट हीट, तो हम इंसुलेशन अगेंस्ट हीट प्रोवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं, या डैम्प प्रूफ बनाने के लिए करते हैं, यानी कि नमी अवशोषित ना हो, या साउंड प्रूफ बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन जो है सही होंगे। तो यहाँ पे हीट दिया है, तो यहाँ पे हीट वाला ऑप्शन जो है सही कर देंगे। अब 212 नंबर क्वेश्चन क्या है, द एवरेज क्रशिंग स्ट्रेंथ एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द हैंड मोल्डेड ब्रिक। तो हैंड मोल्डेड ब्रिक की जो है एवरेज और क्रशिंग और टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या हो गई, तो हैंड मोल्डेड ब्रिक की जो है क्रशिंग और टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर और 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर जो एवरेज ये लिया जाता है। तो यहाँ पे ए वाला जो ऑप्शन है ये जो है सही हो जाएगा, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब 213 नंबर का क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्यूमिना इन ब्रिक अर्थ। तो ये प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पार्ट प्लास्टिसिटी, ये सी वाला ऑप्शन जो है सही है। ड्यूरेबिलिटी सिलिका, प्रिवेंट श्रिंकेज, श्रिंकेज जो है मैग्नीशिया करता है, इंक्रीज इम्परमेबिलिटी ये, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना, इम्पार्ट प्लास्टिसिटी। ए बर्न्ड क्ले ब्रिक ऑफ क्लास डेजिग्नेशन 30 इंटेस्टेड फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर दिस sample to confirm the requirement of Indian standard, the maximum value of water absorption। तो अगर क्लास 30 की ब्रिक है, ठीक है, तो वो जो है 15% से अधिक जो है वाटर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 15% जो है सही हो जाएगा। हमने बताया ना 12.5 क्लास से अधिक की ब्रिक रहेगी, इससे ऊपर की, तो वो 15% से ज़्यादा जो है वाटर एब्जॉर्ब नहीं करनी चाहिए। जबकि 10 और 12 क्लास की ईंट जो है 20% से अधिक जो है वाटर एब्जॉर्ब नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 215 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपेन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्रिक व्हेन द when a raw brick is heated in temperature 700 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर एक कच्ची ईंट को 700 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया जाएगा तो क्या होगा, फिजिकल चेंजिंग होगा, कि केमिकल चेंजिंग होगा, कि डिहाइड्रेशन होगा, कि जो है कलरिंग ऑफ ब्रिक होगा। तो देखिए हम लोग ईंट को जो है जो है 3 स्टेज में पकाते हैं, ठीक है। ईंट को हमने 3 स्टेज में पकाते हैं। पहला स्टेज होता है
डिहाइड्रेशन जोन, फिर दूसरा होता है मेल्टिंग जोन, और फिर इसके बाद से रिफ्रैक्टरी जोन। ठीक है, तो पहले वाले जोन में टेम्परेचर हो जाता है 400 से 650 डिग्री सेंटीग्रेड, और दूसरे वाले में होता है 650 डिग्री सेंटीग्रेड से 900 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसके बाद से 900 से 1100 या 1300 तीसरे वाले में होता है। ठीक है ना। तो डिहाइड्रेशन जोन जो होता है वो 400 से 650 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, और केमिकल चेंजिंग जो आता है वो सेकेंड वाले स्टेज में शुरू हो जाता है। तो जब 700 से 1000 वाला हम जब करेंगे तो वहाँ पे जो है केमिकल चेंजिंग होएगा। ठीक है, क्या होगा? केमिकल चेंजिंग। तो यहाँ पे रासायनिक क्रिया होती है, इसमें सिलिका के कण जो है पिघल जाते हैं, और लाइम जो होता है वो गालक का कार्य करता है। उसकी वजह से सिलिका के कण जल्दी पिघल जाते हैं, और वो सिलिका जो है ईंट के सरफेस पे ग्लासी सरफेस प्रदान करता है। ठीक है, चमक जैसे उत्पन्न होता है, तो ये चीज़ होने लगती है। तो 700 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है ना। यहाँ पे 900 से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये वाला ही सही करेंगे। जो सेकेंड स्टेज होता है उसमें ईंट अभी पिघलना मेल्टिंग अभी शुरू ही होता है। ठीक है, और तीसरे स्टेज में पूरी तरीके से मेल्टिंग हो जाता है, उसका होने लगता है। चाइना क्ले इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो चाइना क्ले जो है किसका एग्जाम्पल है? तो चाइना क्ले जो है केओलिनाइट का जो है एग्जाम्पल है। ठीक है, चाइना क्ले क्या है? केओलिनाइट का एग्जाम्पल है। केओलिनाइट जो है केओलिनाइट जो है केओलिनाइट जो है क्ले मिनरल है। क्या है? क्ले मिनरल है। ठीक है, और इसमें जो है दो क्ले मिनरल, दो क्ले शीट जो होती है उसके बीच में जो है हाइड्रोजन बांड होता है, और ये जो है स्ट्रॉन्ग बांड होता है। ठीक है, तो इसलिए जो चाइना क्ले होती है वो मजबूत होती है इसी कारण से। तो ये केओलिनाइट की श्रेणी की ईंट है। ठीक है, चाइना केले केओलिनाइट श्रेणी की ईंट है। इसको केओलिनाइट के बारे में आपने सॉइल में पढ़ा होगा, तो ये वहां से है। स्टोन चिप्स आर ब्रोकन ब्रिक आर आल्सो नोन एज। तो स्टोन चिप्स या ब्रोकन ब्रिक का टुकड़ा रहेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? तो इसे हम स्पैल बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसे? स्पैल बोलेंगे। देखिए स्क्रैप क्या होता है? स्क्रैप होता है कि किसी चीज का ढेर होता है। ठीक है ना। अगर कोई भी मटेरियल जो है, अगर उसका ढेर है जो बाद में रिसाइकल किया जा सके या दोबारा से उसको अच्छा कर किया जा सके, तो वो जो है स्क्रैप बोला जाता है। और वेस्ट क्या बोला जाता है? वेस्ट वो चीज़ होता है कि किसी भी चीज़ को हम यूज करके और उसे फेंक दें, उसको दोबारा हम यूज ना करें, तो वो क्या होता है? वेस्ट होता है। और डस्ट क्या होता है? स्मॉल साइज के जो है बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, तो वो क्या होता है? डस्ट होते हैं। ठीक है ना। तो स्मॉल साइज के जब बहुत सारे पार्टिकल रहेंगे तो उसे हम डस्ट बोलेंगे। और स्पेल क्या होता है? ये जो है ब्रोकन टुकड़े होते हैं, ब्रोकन टुकड़े होते हैं और बहुत सारे होते हैं। ठीक है, इस गुच्छे के रूप में, मतलब कि ढेर के रूप में। तो ये, तो इसके अंतर्गत जो है क्या आएगा? स्टोन चिप्स या ब्रोकन ब्रिक। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो है ये ढेर होता है, जो ढेर गल्ला लगा होता है उसी को हम स्पेल के अंतर्गत लेते हैं। तो यहाँ पे ये वाला डी वाला जो ऑप्शन है वो सही कर देंगे। ठीक है, और ये नहीं कि हमने उसको तोड़ करके रखा है, जैसे कि मान लीजिए कहीं उसका जंग लग गया या अपक्षय हो गया समय के साथ या कैविटेशन के कारण, तो इस तरीके से किसी भी चीज़ का ढेर हो तो उसे स्पेल के अंतर्गत हम लेते हैं। ठीक है, अब 218 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओल्ड वन एज रिगार्ड रिक्वायरमेंट ऑफ गुड ब्रिक अर्थ। तो
अच्छी मीट की ईंट की आवश्यकता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा बेमेल है, मतलब कि मिलान नहीं है, ठीक है। तो क्या दिया है, यह चूने के पिंडों से मुक्त होनी चाहिए, सही बात है, ये चूने के पिंड से मुक्त होनी चाहिए ईंट। इट शुड नॉट बी मिक्स विथ साल्टी वाटर, तो इसमें खारा पानी नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी नॉन होमोजीनियस, तो जो है ये होमोजीनियस होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे नॉन होमोजीनियस की बात कर रहा है। इट इट शुड नॉट कंटेन वेजिटेबल एंड ऑर्गेनिक मैटर, तो ये भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये रहेंगे तो ये जल के ख़त्म हो जाएंगे और ईंट्स में जो है वाइट्स उत्पन्न हो जाएगा, और इस इनके जलने से कार्बन निकलेगा तो उस पर काले निशान पड़ जाएंगे। और नॉन होमोजीनियस, ये एक समान होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, तो ये जो है गलत है, इसमें साल्टी वाटर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ऑड वन है, ठीक है, अलग है इन तीनों से, तो ये वाला सही कर देंगे। अब 220 नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ्लोरेसेंस इज ब्रिक इज काज्ड बाय, तो ये इफ्लोरेसेंस जो है, इफ्लोरेसेंस टेस्ट करते हैं तो ईंट के सरफेस पे जो है वाइट पैचेस धब्बे पड़ जाते हैं, और ये एल्कली की अधिकता के कारण होता है, ठीक है, एल्कली की अधिकता के कारण उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, हाई पीएच कंटेंट ऑफ वाटर यूज ड्यूरिंग पगिंग, तो देखिए पीएच हाई रहेगा, पीएच अगर ज़्यादा रहेगा तो वो क्या होगा, बेसिक, और एल्कली क्या होता है, बेसिक नेचर का, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये वाला ऑप्शन क्या है, सही है। लो सिलिका कंटेंट ऑफ ब्रिक, तो अगर सिलिका की मात्रा कम है, और सिलिका क्या होता है, एसिडिक, तो एसिड कम है तो यानी कि बेस ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी सही है। और क्या ऑप्शन दिया है, द परसेंस ऑफ एल्कलाइन साल्ट, तो अगर एल्कलाइन साल्ट रहेगा तो भी जो है फ्लोरोसेंस उत्पन्न होगा, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव जो है सही हो जाएंगे। और इस वाले में क्या है, इफ्लोरेसेंस ऑफ ब्रिक इज काज बाई इफ्लोरेसेंस ऑफ ब्रिक डिटो, तो इफ्लोरेसेंस जो है एक्सेसिव बर्निंग ब्रिक, तो ज़्यादा जलने से भी नहीं होता, हाई पोरोसिटी ब्रिक, ज़्यादा पोरोसिटी वॉइड्स उसमें ज़्यादा रहेंगे तो उससे नहीं होगा, सलूबल सलूबल साल्ट प्रेजेंट इन क्ले, तो अगर साल्ट है उसमें सलूबल साल्ट है, घुलनशील है, तो ये जो है उस पर फ्लोरोसेंस जो है उत्पन्न करेगा, ठीक है ना, सफ़ेद धब्बे पड़ जाएंगे, सफ़ेद पैचेस पड़ जाएंगे, तो ये जो है उत्पन्न करेगा, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है सही करेंगे। ब्रिक आर बर्न्ट एट ए टेम्परेचर रेंज, तो ब्रिक जो है कितने से कितने टेम्परेचर के रेंज में पकाया जाता है, तो ये जो है 900 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में पकाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 500 से 700 दिया है, यहाँ पे 700 से 900 दिया है, यहाँ पे 900 से 1200, तो यहाँ पे ये वाला सी वाला जो ऑप्शन है इसे हम सही कर देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, विच क्लास ऑफ ब्रिक हैज़ द फॉलोइंग क्वालिटी, तो नीचे ब्रिक दी गई है और इनमें से जो है क्या क्वालिटी, निम्न में से किस श्रेणी की ईंट में निम्नलिखित गुण होनी चाहिए, पहला है सॉफ्ट एंड हैव लाइट कलर, सॉफ्ट होना चाहिए और हल्का कलर होना चाहिए, क्रम्बल इवन इवन ऑन लाइट क्रशिंग, मतलब हल्के से क्रशिंग फोर्स लगाने पे वो क्या होना चाहिए, टूट जाना चाहिए, तो देखिए ओवर बर्न्ट रहेगी तो उसमें तो स्ट्रेंथ ज़्यादा आ गया होगा, तो वो हल्के से क्रश करने पे तो टूटेगी नहीं, और उसका कलर भी जो है डार्क हो जाता है, ब्लू। सेकेंड क्लास की ब्रिक में भी 70 केजी का स्ट्रेंथ होता है, तो वो भी नहीं होगा हल्के से करने पे, और फर्स्ट क्लास तो होगा ही नहीं, अगर अंडर बर्न्ट क्लिक रहे, मतलब कि अ, क्या रहेगी, कम पकी हुई ईंट रहेगी तो इसमें जो है होगा, ठीक है, इसका कलर लाइट भी रहेगा, और ये हल्के से क्रम्बल करने पे जो है क्रश करने पे टूट भी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सी वाला जो ऑप्शन है वो सही कर देंगे। अब 222 नंबर क्वेश्चन क्या है, द परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन ब्रिक वर्क,
तो ब्रिक वर्क में परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए? तो देखिए आईएस ने जो मान्यता दी है वो क्या दी है कि 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 3.5 नहीं, 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इसकी जो है कम से कम जो है जो हम ईंट यूज करेंगे उसकी जो है इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या दिया है, 1 से 2 दिया है, ये नहीं होगा। यहाँ पे 2 से 3.5 दिया है, ये हो सकता है। यहाँ पे 4 से 6.5 और 7 दिया है, तो यहाँ पे बी वाला जो ऑप्शन है उसे हम सही करेंगे। आईएस कोड ने हमें मान्यता दी है कि कम से कम हम इंजीनियरिंग वर्क में या किसी भी वर्क में 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर वाली ईंट का यूज करेंगे जिसकी इतनी स्ट्रेंथ हो, ठीक है। तो यहाँ पे बी वाला जो ऑप्शन है वो सही कर देंगे। द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ए ब्रिक, तो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 3.5 मेगा पास्कल। देखिए मेगा पास्कल न्यूटन पर mm स्क्वायर या 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सब तीनों एक ही हैं। इनको कन्वर्जन किया गया है, इनको एक से दूसरे में है। अगर आप इसको पूरे डिटेल में देखना चाहते हैं तो उसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है बिल्डिंग के ब्रिक्स वाले लेक्चर में, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ए गुड क्वालिटी ब्रिक अर्थ मेनली कंसिस्ट ऑफ, तो गुड क्वालिटी ब्रिक अर्थ रहेगा तो उसमें क्या क्या होगा, तो मुख्य रूप से उसमें जो है एल्यूमिना होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये जो है ब्रिक का मुख्य घटक होता है। और यही जो है सैंड सैंड तो बाद में कार्य करता है, सबसे पहले तो एल्यूमिना ही होता है जो सैंड को पकड़े रहता है। कच्ची अवस्था में जब ईंट होती है, जब हम उसको मोल्डिंग करते हैं यानी कि जब हम पाथते हैं उसको, तो सबसे पहले एल्यूमिना का ही रोल होता है जो सैंड के कणों को जो है बांधे रखता है, ठीक है। तो मेनली कंसिस्ट जो है गुड क्वालिटी ब्रिक में एल्यूमिना जो है होना चाहिए, एक अच्छी मुख्यतः होती है एल्यूमिना। तो यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन है वो सही कर देंगे, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या है, फ्रॉग इज प्रोवाइड इनटू द ब्रिक टू इंडिकेट द मैन्युफैक्चर नेम, प्रोवाइड द की ऑफ मोटार। तो देखिए यहाँ पे फ्रॉग जो है दोनों के लिए किया जाता है यूज, तो यहाँ पे बोथ ऑप्शन सही कर देंगे, ठीक है ना। की के लिए भी यूज किया जाता है और मैन्युफैक्चर का जो है नाम है उसके लिए भी किया जाता है, और ऑप्शन दोनों दिए हुए हैं तो यहाँ पे दोनों सही कर देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, द आर्टिकल प्रिपेयर्ड फ्रॉम रिफ्रैक्टरी क्ले मिक्स्ड विथ स्टोन एंड क्रश पोटरी आर कॉल्ड, तो क्रश पोटरी और क्रश पोटरी क्या दिया है, स्टोन और क्रश पोटरी जिसमें मिला होगा तो उसे हम जो है स्टोन वेयर कहते हैं, ठीक है। ये जो है क्ले प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। और क्ले में स्टोन और क्रश पोटरी मिला करके बनाते हैं, ठीक है। क्रश पोटरी वो होता है जैसे स्टोन, जो ईंट होती है जो पकी हुई ईंट है, तो उसको हम दोबारा से पीस करके और इसमें मिला देते हैं, ठीक है, तो उसे ही क्रश पोटरी कहते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या बन जाता है, स्टोन वेयर बन जाता है और ये क्ले प्रोडक्ट है, ठीक है। क्ले प्रोडक्ट के अंतर्गत देखिए, क्ले प्रोडक्ट के अंतर्गत इसमें देखिए टाइल दिया है, टेराकोटा दिया है, पोर्सिलीन दिया है, स्टोन वेयर दिया है, फिर से आ जाएगा क्ले आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, टेराकोटा तो है ये आ जाएगा। तो ये सब जो है क्ले प्रोडक्ट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे ब्रिक्स आ गया, ब्रिक्स लिखा था कि नहीं मैंने, तो ये सब जो है ब्रिक्स आ गया, तो ये जो है क्ले प्रोडक्ट के अंतर्गत सारे के सारे आते हैं, ठीक है ना। तो क्ले में स्टोन और क्रश पोटरी यानी कि पिसा हुआ ईंट जो होता है उसको मिला करके बनाया जाता है स्टोन वेयर।
एक्सेस ऑफ इस रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिक डीके। तो किसकी अधिकता जो है ब्रिक की डीके के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो मैग्नीशिया जो होता है अगर ये अधिक हो जाए तो ब्रिक जो है डीके होने लगेगा, वो जो है धीरे धीरे समय के साथ क्या होने लगेगा, उसका क्षरण होने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीशिया जो है उसे हम सही कर देंगे। ठीक है ना। और एल्यूमिना क्या करता है? एल्यूमिना प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करता है, सिलिका जो है स्ट्रेंथ प्रदान करता है, और लाइम जो है गालक का कार्य करता है, फ्लक्स का। ठीक है। एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन क्ले, अगर एल्यूमिना की मात्रा जो है क्ले में ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? तो एल्यूमिना की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, क्या हो जाएगा देखते हैं। ब्रिक मेक्स ब्रिटल, तो एल्यूमिना जो है ब्रिटल नहीं बनाता है, सैंड बनाता है ब्रिटल। ब्रिक द मेक द ब्रिक क्रैक्स एंड वार्प, तो जो है क्रैक्स और वार्प आ जाएंगे। ये तो पिछला वाला क्वेश्चन लग रहा है। चेंज कलर ऑफ द ब्रिक, कलर चेंज नहीं होगा, रेड टू येलो, ये तो मैग्नीशियम मिलाएंगे तो येलो होगा और आयरन ऑक्साइड मिलाएंगे तो रेड होगा। इम्प्रूव द इम्प्रूवेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी, तो ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पे जो है बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? 228 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ गुड ब्रिक अर्थ हुज एक्सेस काज द रॉ ब्रिक श्रिंक एंड वार्प ड्यूरिंग ड्राई एंड बर्निंग। निम्नलिखित में से क्या एक अच्छी ईंट का घटक है जिसकी अधिकता कच्ची ईंट को सुखाने या पकाने पर सिकुड़ने और अनियमित का कारण होती है? तो देखिए ब्रिक जो इसमें जो है एल्यूमिना सही होगा। ठीक है ना। एल्यूमिना जो होता है ये क्या करता है कि इसमें वॉइड्स ज़्यादा होते हैं, और जब ये सूखेगा तो वाटर जो है ज़्यादा इसमें रहेंगे। जब वॉइड्स ज़्यादा है तो वाटर ज़्यादा है, तो जब वाटर निकलेगा तो क्या होगा, ये श्रिंक होगा। ठीक है ना, संकुचित होगा, और क्रैक्स भी पड़ेंगे। जब संकुचित होगा तो सरफेस पे स्ट्रेस जनरेट होंगे। अब ये सिकुड़ेगा तो क्या होगा, क्रैक्स जनरेट हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पे एल्यूमिना जो है इसे सही कर देंगे। तो यहाँ पे ये सही हो गया। मैग्नीशिया येलो कलर प्रदान करता है, और आयरन ऑक्साइड जो है कलर प्रदान करता है। लाइम बाइंडर का कार्य करता है या फ्लक्स का कार्य करता है? The brick used for a load bearing masonry building should possess the following crushing strength। तो लोड बियरिंग अगर बिल्डिंग है तो संदलन सामर्थ्य जो है निम्नांकित होना चाहिए, कितना होना चाहिए? तो 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 2.5 मेगा पास्कल और 15। तो जो है 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है होना चाहिए। ठीक है। फर्स्ट क्लास की ब्रिक जो होती है उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ जो है 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, और ये मल्टी मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग में जो है यूज की जाती है। ठीक है। फाउंडेशन में यूज किया जाता है, रिटेनिंग वाल में यूज किया जाता है, जहाँ पे जो है लोड ज़्यादा हो। तो यहाँ पे बियरिंग कह रहा है, बियरिंग मेसनरी, तो यहाँ पे लोड ज़्यादा आएगा, तो यहाँ पे 105 वाले का यूज करेंगे। 230 नंबर क्या कह रहा है? द वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट बी मोर देन। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक की जो है वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो है वो 15-20% से जो है ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है क्या दिया है, 30 दिया है, 25 दिया है, 50 दिया है और 16 दिया है। तो यहाँ पे 16 वाला जो है सही कर देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे 16 वाला जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या है? इन ब्रिक मैसनरी द फ्रॉग ऑफ द ब्रिक नॉर्मली केप्ट ऑन द। तो जो फ्रॉग होता है वो ब्रिक के टॉप सरफेस पे रखा जाता है। जब हम चिनाई करते हैं, जब हम ईंट जोड़ते हैं, तो जो फ्रॉग बना होता है ना वो ऐसे बना, तो ये इसको जो है ऊपर रखते हैं, और हर बारी जो है इसको ऊपर रखते हैं। ठीक है। तो टॉप सरफेस पे रखते हैं, बॉटम सरफेस पे नहीं रखते, और ये नीचे वाला ऑप्शन जो दिया है उसमें भी नहीं रखते। तो यहाँ पे टॉप सरफेस सही हो जाएगा।
ठीक है। अब क्या है द क्या है स्ट्रेंथ बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक इज मेड ऑन द बेसिस। तो देखिए स्ट्रेंथ बेस्ड क्लासिफिकेशन जो ब्रिक का होता है वो 3101 में किया गया है। ठीक है, IS 3101 में जो है स्ट्रेंथ बेस्ड जो है क्लासिफिकेशन किया गया है। और IS 3102 में क्या किया गया है कि इसमें जो है बर्न्ड क्ले सॉलिड ब्रिक का जो है क्लासिफिकेशन किया गया है। IS 3102 में बर्न्ड क्ले सॉलिड ब्रिक, ठीक है ना, बर्न्ड क्ले सॉलिड ब्रिक का जो है क्लासिफिकेशन किया गया है। और IS 3495 में जो है जो टेस्टिंग का मेथड है उसको बताया गया है। IS 3495 इसके अंतर्गत जो है ब्रिक्स के अंतर्गत जो है जितने भी सारे टेस्ट किए जाते हैं उसको जो है बताया गया है। और IS 3496 के अंतर्गत 3496 इसके अंतर्गत जो है लेग्स और पेग जो हम लोग सर्वे में जो खूंटी यूज करते हैं ऐसे पैक्स यूज करते हैं जब हम किसी स्टेशन जो मेन स्टेशन होता है उसकी पहचान के लिए हम लकड़ी की जो खूंटी होती है तो उसके बारे में जो है 3496 में बात की गई है। तो यहाँ पे क्या इसमें कह रहा है स्ट्रेंथ बेस्ड क्लासिफिकेशन, तो ये जो है 3101 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है ना। बॉक्साइट ब्रिक आर, तो बॉक्साइट ब्रिक जो है कौन सी ब्रिक है, तो देखिए बॉक्साइट ब्रिक जो है बेसिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक है। ठीक है, बॉक्साइट ब्रिक क्या है, बेसिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक के अंतर्गत आती है। तो बॉक्साइट बेसिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक के अंतर्गत दो ब्रिकें आती हैं। ठीक है ना, एक होती है मैग्नीशिया ब्रिक और दूसरी होती है रिफ्रैक्टरी ब्रिक। सॉरी, बेसिक रिफ्रैक्टरी के अंतर्गत एक होती है मैग्नीशिया ब्रिक और दूसरा होता है बॉक्साइट ब्रिक। ठीक है, तो यहाँ पे बॉक्साइट जो होता है इसमें एल्यूमिना की मात्रा होती है और ये बेसिक है। अब एसिडिक के अंतर्गत आता है, एसिडिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक के अंतर्गत भी दो ब्रिक आती हैं। ठीक है ना, एक होता है सिलिका ब्रिक और दूसरा होता है गैनिस्टर ब्रिक। और न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी ब्रिक के अंतर्गत जो है चार श्रेणी की ईंटें आती हैं। इसमें पहला है क्रोमाइट ब्रिक, पहला है क्रोमाइट ब्रिक और दूसरा है क्रोम मैग्नेसाइट ब्रिक, क्रोम मैग्नेसाइट मैग्नेसाइट क्रोम मैग्नेसाइट ब्रिक और तीसरा है स्पेनल ब्रिक। कहाँ गया, तीसरा है स्पेनल ब्रिक और चौथा है फोर फ्लोरेटाइट ब्रिक। ठीक है, फोर्टेराइट ब्रिक, चौथा है फोर्टेराइट ब्रिक। ठीक है ना, तो ये जो है न्यूट्रल ब्रिक के अंतर्गत चार और आते हैं। ठीक है, तो देखिए बेसिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक का जो है ऐसे स्थानों पे यूज करेंगे जहाँ पे बेस का इफेक्ट हो। तो बेसिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक जो है ये क्या होते हैं, इनका नेचर क्या होता है, बेसिक होता है, क्षारीय होती है। तो इनको अगर क्षारीय वाले स्थान पे यूज करेंगे तो ये प्रभावित नहीं होगी। और एसिड वाले ब्रिक जो है एसिडिक होते हैं और इनका यूज वहाँ पे करेंगे जहाँ पे एसिड का इफेक्ट ज़्यादा हो। ठीक है ना। और न्यूट्रल ब्रिक जो है ये न्यूट्रल होते हैं, मतलब इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे एसिड के जगह पे यूज करें चाहे बेसिक के जगह पे यूज करें। तो न्यूट्रल ब्रिक को जो है दोनों जगह पे यूज कर लेते हैं। और ऑर्डिनरी ब्रिक जो है सामान्य कार्यों में जो हम फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास की ब्रिक जो यूज करते हैं उसको ऑर्डिनरी ब्रिक जो है हम के अंतर्गत हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बॉक्साइट जो है बेसिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक है, तो ये सही कर देंगे। ईंटों को उपयुक्त आकार में ढालने के लिए निम्न में से कौन सा प्लास्टिकता प्रदान करता है, तो ईंटों को जो है सही आकार में ढालने के लिए एल्यूमिना जो है
प्लास्टिकता प्रदान करता है। और एल्यूमिना की मात्रा जो हम यूज करते हैं वो 20 से 30% जो है हमने यूज करते हैं ईंट में, ठीक है। तो ईंट में तो इसमें ऑप्शन क्या दिया रखा है, 35 से 70% सिलिका एंड 10 से 20% एल्यूमिना। और दूसरा ऑप्शन क्या है, 10 से 20% सिलिका और 35 से 70% एल्यूमिना। 10 से 20 और क्या है, नियरली इक्वल टू पोर्शन ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिना। देखिए दोनों बराबर नहीं होते, नियरली इक्वल टू इक्वल पोर्शन ऑफ एल्यूमिना एंड सिलिका लाइम, तो ये भी नहीं होता, ठीक है। तो दो ऑप्शन तो गलत हो गए। और सिलिका जो हम यूज करते हैं, सिलिका 50 से 60% होता है और क्ले जो है 20 से 30% होता है। तो इसमें जो है तो कहीं दिया नहीं है ऑप्शन में, तो ये जो है ज़्यादा सही लग रहा है, ठीक है। सिलिका 35 से 70% और जो है एल्यूमिना जो है 10 से 20%। तो यहाँ पे जो ए वाला ऑप्शन है उसी को हम क्या करेंगे कि सही कर देंगे, ठीक है ना। ए वाले ऑप्शन को क्या करेंगे, सही कर देंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या है, द ब्रिक विच इज लाइट इन वेट रिड्यूस द ट्रांसमिशन ऑफ हीट साउंड एंड डैम्पनेस इज नोन एज। तो देखिए इसको हमने ऊपर बताया था। तो देखिए हॉलो ब्रिक बोले या कैविटी ब्रिक बोले या सेलुलर ब्रिक बोले, ये तीनों जो है एक ही ब्रिक का नाम है, ठीक है। ये तीनों क्या है, एक ही ब्रिक का नाम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द दीज जो है ऑप्शन जो है, ऑल ऑफ द एबव जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये तीनों जो है एक ही ब्रिक का नाम है और ये वाला ऑप्शन सही कर देंगे। अगर आपने बिल्डिंग मटेरियल जो है अच्छे से नहीं पढ़ा है तो बिल्डिंग मटेरियल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आप जाके पूरा जो है चेक कर सकते हैं और वहाँ से जो है आप जो है नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से जो है लिख करके बताया गया है, आपको बहुत आसानी होगी। और वहाँ पे फिगर फिगर को भी मैंने वहाँ पे लगाया हुआ है जो तुरंत दिमाग में जो है छप जाएगा और ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब 237 नंबर क्वेश्चन क्या है, द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना इन गुड ब्रिक शुड में बी। तो एल्यूमिना की मात्रा जो है 20 से 30% होती है और 50 से 60% जो है सिलिका होता है, ठीक है ना। ए गुड ब्रिक व्हेन इमर्ज इन वाटर बाथ 24 आवर शुड नॉट एब्जॉर्व। तो अगर अच्छी क्वालिटी का ईंट है, अगर हम उसको वाटर में डालेंगे तो वो जो है 20% से अधिक अपने ड्राई वेट के अधिक वाटर नहीं सोखेगा। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है सही कर देंगे, ठीक है ना। टेराकोटा इन बिल्डिंग इज यूज। तो टेराकोटा को जो है बिल्डिंग में कहाँ पे यूज करते हैं, तो टेराकोटा जो होता है, टेराकोटा एक क्ले प्रोडक्ट है और ये जो है सजावटी कार्यों में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। टेराकोटा क्या है, एक क्ले प्रोडक्ट है, ठीक है। ये क्ले से मिलके बना होता है, क्ले से बना होता है और ये जो है ऑर्नामेंटल वर्क के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। इंसुलेशन के लिए हॉलो ब्रिक यूज करेंगे, सीवेज लाइन या सैनिटरी सीवेज के लिए जो है स्टोन वेयर का यूज करते हैं और पोर्सिलिन का यूज करते हैं, ठीक है। अब 240 नंबर क्वेश्चन क्या है, द इंग्रेडिएंट ऑफ ब्रिक अर्थ इम्बेडिंग ब्रिक टू रिटेन देयर शेप। तो ब्रिक के शेप को जो है रखने के लिए जो एल्यूमिना होता है यही ब्रिक के शेप साइज को जो है बनाए रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला वाला जो ऑप्शन है वो जो है सही कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या सही करेंगे, ईंट की मिट्टी का वह घटक जो ईंटों को उनके आकृति में बनाए रखने में सक्षम होता है। रासायनिक घटक, देखिए यहाँ पे रासायनिक कह रहा है ना, द केमिकल कंपोनेंट विच हेल्प द टेराइन ऑफ द शेप। तो देखिए यहाँ पे केमिकल कंपोनेंट करा है तो यहाँ पे हम सिलिका को सही करेंगे, ठीक है। एल्यूमिना एल्यूमिना ईंट को पकाने से पहले उसको शेप को रखता है अपने, उसको ईंट के शेप को बनाए रखता है ईंट को बर्निंग से पहले। लेकिन
सिलिका जो होता है, जब हम ईंट को भट्ठे में पकाते हैं तो सिलिका क्या होता है, वहाँ पे पिघलता है, ठीक है। वहाँ पे मेल्ट करके और उसमें रासायनिक चेंजिंग होता है, हाई टेम्परेचर होता है, 900 से 1100 तक टेम्परेचर होता है, तो वहाँ पे जो है केमिकल चेंजिंग होता है, जो है ग्लासी सरफेस बना देता है, ठीक है। तो इसकी स्ट्रेंथ बन जाती है और जितने भी सारे कण हैं वो आपस में जो है चिपक करके एक बाइंड बना लेते हैं, ठीक है। तो वो अ, एक बल्क यूनिट की तरह कार्य करने लगते हैं, ठीक है। उनमें स्ट्रेंथ आ जाता है। तो इसमें क्वेश्चन में जो दिया है केमिकल चेंजिंग, ठीक है, केमिकली कंपोनेंट, तो यहाँ पे सिलिका वाला जो ऑप्शन है ये सही कर देंगे, ठीक है ना। द पोजीशन द पोजीशन ऑफ ब्रिक कट टू फार्म एंगल अदर देन राइट एंगल इन प्लेन इज नोन एज। तो प्लेन में जो है 90 डिग्री से किसी और डिग्री एंगल पे उसको हम कट करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम स्क्विंट ब्रिक बोलेंगे, ठीक है। स्क्विंट ब्रिक बोलेंगे। जैसे कि ये मान लीजिए कि ब्रिक है, तो देखिए इसके बीच से, ठीक है ना, आधे से, और ये आधा हो गया और ये 3/4 हो गया, ठीक है। यहाँ से ये हिस्सा कितना हो गया, 3/4। तो ये आधे से और ये 3/2 और 3/4 के बीच से कहीं से भी इसको काट देंगे तो ये क्या बन जाएगा, स्क्विंट ब्रिक बन जाएगा, ठीक है। इस वाले हिस्से को काट के अगर निकाल देंगे तो क्या कहलाएगा, जो बचा हुआ शेष भाग रहेगा, स्क्विंट ब्रिक। और किंग क्लोजर क्या होता है, क्वीन क्लोजर, किंग क्लोजर। तो क्वीन क्लोजर जानते हैं आप, ये ईंट है तो इसके आधे से आधा जो हिस्सा होता है, सॉरी यहाँ से यहाँ तक जो आधा हिस्सा होता है वो क्वीन क्लोजर होता है। और किंग क्लोजर क्या होता है, किंग क्लोजर ये ईंट हो गया और इसके बीच का हिस्सा और यहाँ 3/4 का जो हिस्सा होता है, इसको मिला करके और यहाँ से काट करके ये टुकड़ा निकाल देंगे तो ये किंग क्लोजर हो जाता है, ठीक है। इसको हम किंग क्लोजर बोलते हैं। तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। अब अगला लास्ट क्वेश्चन है, एक्सेस ऑफ सिलिका इन द क्ले। अगर सिलिका की मात्रा क्ले में अधिक हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। मेक द ब्रिक ब्रिटल एंड वीक। तो सिलिका की मात्रा ज़्यादा होने से ईंट जो है ब्रिटल बन जाएगी, भंगुर हो जाएगी, ठीक है। सिलिका की मात्रा अगर ज़्यादा हो गई तो ईंट क्या हो जाएगा, भंगुर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 242 क्वेश्चन पहुँच गए शुरू से लेके लास्ट तक, और ब्रिक जो है ख़त्म हो गया। अगर कहीं पे क्वेश्चन में कुछ गलत बता दिया हो तो आप उसे कृपया जो है कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही और वीडियो बनाऊँगा। और और भी कई सारे सब्जेक्ट के जो है डिटेल एकदम कोर्स एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, वही वही मैं पूरे अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ। और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए इस चैनल के बारे में, और चैनल के साथ जुड़े रहिए। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, अगर इस ये जो ऑब्जेक्टिव है इसका पीडीएफ लेने के लिए आप जो है टेलीग्राम चैनल जो है वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे, वहाँ पे एग्ज़ामों के जो है पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे, पेपर्स जो होते हैं उनके पीडीएफ जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। बस चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।